1937 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। तो आइए कुछ आंकड़ों से समझेंगे कि हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया है। बैंक डिपॉजिट से शुरुआत करते हैं। 1947 में हमारे पास महज 1261 करोड़ रुपए के बैंक डिपॉजिट थे, लेकिन आज यानी 2022 में ये 167 लाख करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ये नंबर बताता है कि हमने कितना बड़ा सफर तय किया है। ब्रांचेस के टर्म्स में देख लीजिए, 5000 ब्रांचेस थी जब हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज हमारे पास 2022 में आज़ादी के 75 साल बाद 14 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं जो देश के कोने कोने में फैली हुई है, ताकि हर व्यक्ति को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा जा सके। इसके अलावा एटीएम एक ऐसी चीज़, एक ऐसी क्रांति जो आई तो 1987 में, लेकिन इसने बैंकिंग की परिभाषा को, बैंकिंग के सिस्टम को काफ़ी हद तक बदल दिया। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से लगभग 100 अंक सुधर के फिलहाल 17,680 के स्तर पर। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल ने भरा जोश। मिड कैप इंडेक्स में आज जोरदार तेजी, आज भी कर रहा है आउट परफॉर्म। सरकारी बैंकों में लगातार तीसरे हफ्ते जोरदार तेजी कायम। 7 महीने के शिखर पर पहुंचा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। सेंट्रल बैंक करीब 7% उछला। पीएनबी और आईओबी करीब 3 से 4% ऊपर। पावर शेयरों में आज तेजी का करंट। 3% ज्यादा उछल कर टाटा पावर, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड और एनटीपीसी में भी खरीदारी कायम। एनटीपीसी पहुंचा 11 साल के हाइस पर। फार्मा और ऑटो शेयरों में भी रफ्तार, लेकिन आईटी अभी भी कमजोर। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स समेत 8 कंपनियों के स्ट्रेटेजिक विनिवेश की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के सीईओ की अगुवाई में हुई बैठक में बनी सहमति। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और ड्रीम फ्रॉक सर्विसेज की हुई ड्रीम लिस्टिंग। पहले दिन निवेशकों को मिले करीब 65% तक के रिटर्न। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली मैनेजमेंट, आगे होगी ग्रोथ पर जोर, रेलवे से भी आगे बढ़ेंगे करार की उम्मीद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरू और मैं हर्षदा, मुंबई स्टूडियो से। भारतीय बाजारों में आज हमने देखा एक बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार, लेकिन निचले लेवल से कोशिश हो रही है रिकवरी की। इस समय आपकी स्क्रीन पर निफ्टी हरे निशान में 24.2 पर 17,690 के आसपास ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, आज हम 17,600 के नीचे भी डिप कर चुके हैं सुबह में, और उसके बाद धीरे धीरे करके चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक का हाल देखें तो निफ्टी बैंक अब 51 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। ये दिन के लो से भी डिसेंट रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा। 39,564 दरअसल आज दिन का निचतम स्तर था। हालांकि आज जो कमान संभाली है बढ़त की, वो छोटे मझौले काउंटर्स ने संभाली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 के आसपास है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स की आप चाल देखेंगे तो वो 187.2 पर, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। वीरू, गुड आफ्टरनून। क्लोजिंग के लिए लेवल्स कौन से अहम रहेंगे? आफ्टरनून हर्षदा। देखिए हर्षदा, आज का सबसे क्रिटिकल पार्ट आई थिंक बाजार ने कल ही तय कर दिया था। आज के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। वो चीज जो कि अपसाइड आपका रेस्ट्रिक्ट करेगी और वो चीज आपका डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करेगी। देखिए कल हर्षदा एफआईएस के आंकड़ों में इंडेक्स लॉन्ग था, शॉर्ट कवर थी। स्टॉक फ्यूचर्स में स्टॉक्स लॉन्ग थे, शॉर्ट कवर था। एक अच्छी चीज थी। दूसरी बड़ी चीज थी, कॉल में कवरिंग थी, यानी शॉर्ट कॉल्स कम हुई थी, शॉर्ट पुट काफी थी। यानी रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, बाजार अपने बेस को रिस्पेक्ट देगा। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए। फ्लैट ओपनिंग को भी आप खरीद सकते हैं, ये मेरा सुबह का तर्क था। और लेकिन जो चीज आपके अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगी वो है निफ्टी बैंक। आज मेरा क्लियर व्यू था, निफ्टी बैंक को तभी बाय करना है जब आएगा आइदर 40,040 के ऊपर सस्टेन हो जाए 10 मिनट्स 15 मिनट्स, या फिर
क्लोजर टू 39,510। दूसरे केस ने बखूबी अपना काम किया हर्षदा। पहले केस में हम सस्टेन नहीं हुए हायर लेवल्स पे, दूसरे केस में कि 39,510 यानी फर्स्ट ऑप्शन बेस तक रिट्रेस हो तो बाय कीजिएगा। क्लियरली मेंशन था हर्षदा 39,510। अभी की अप्रोच क्या रखें? देखिए, वो बाजार के अपसाइड को रेस्ट्रिक्ट बैंक निफ्टी इसलिए कर रहा है क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप चार्ट्स को जाके रीड करें हर्षदा, तो अक्टूबर नवंबर 2021 का एक टसल जोन 39,800 से 40,040 के बीच में है। इसको फर्स्ट इंस्टेंस में निकालना मुश्किल होगा। इस वक्त का डेटा क्या कहता है, कैसे करें अप्रोच? देखिए, 2-3 बड़ी बातें हैं इस वक्त बाजार में और वो महत्वपूर्ण रहेंगी क्लोजिंग में। रिलायंस अबव 2600, SBI ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग इट्स ऑल टाइम हाई, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन PSU बैंकिंग स्टॉक्स और साथ ही साथ HDFC बैंक अच्छा करता हुआ। ये चीजें जो है वो बुल्स के फेवर में है। इस वक्त का डेटा लेके आइए, क्या कहता है? देखिए, आज की स्ट्रेंथ इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आखिरी के 1.5 घंटे में क्या करेगा? मेरी क्लियर कट अप्रोच है हर्षदा, फर्स्ट बेस तक जब भी डिप आए 17,581, 17,540 जब भी डिप आए, ये लेवल जब तक स्क्रीन पे मेंशन्ड है और सस्टेन कर रहा है, आपको इसको बाय करना है। आज स्क्रीन पे क्लियरली चीज मेंशन है इस वक्त, और वो ये भी है हर्षदा कि 17,700 पे गजब की पुट राइटिंग है और 17,700 पे गजब की कॉल राइटिंग है। वैसे कहते हैं ना, मैं ये अंतिम 1.5 घंटे किसी को भी बिलोंग कर सकते हैं और मैं निफ्टी पर लॉन्ग रहूंगा। फर्स्ट, अगर आप देखें स्टेटमेंट एज पर द स्ट्रेटेजी, मैं निफ्टी पे लॉन्ग रहूंगा और याद रखिएगा थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट बेस 17,581, 550 के जोन में, 540 के जोन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। थोड़ा सा वैल्यू एट रिस्क बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यकीन मानिए 17,770, 17,750 डेली चार्ट्स पे 19 अगस्त के बाद से लेके अब तक एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो स्टे लॉन्ग। इस तेजी को स्पॉन्सर कौन करेगा? इट्स एंटायरली डिपेंड्स अपॉन निफ्टी बैंक हर्षदा। अभी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब ट्रेड कर रहा है ये, आप समझ लीजिएगा कि 39,800 से 39। थोड़ा डिफिकल्ट जोन है 40,000, 40,040। द मोमेंट वी विल क्रॉस 40,000, 40,040, आपको एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग स्विंग मिल सकता है। आपने सुबह डिप को बाय किया है तो होल्ड करिए, अभी भी निफ्टी बैंक को होल्ड करिए। इस वक्त का ऑप्शन स्टैट्स का डेटा ये कहता है कि हम स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विटनेस कर रहे हैं 39,500 पे, 39,600 पे, 39,700 पे। वही 3 पुट्स जो कि सुबह हमने डिस्कस की थी जहां पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी, आपके स्क्रीन पे है ये देखिए। 39,700, 560, 39,600, 536 और 39,500 का आउटस्टैंडिंग वाई 25,27,000। सो बाय एनी डिप अबव 35,110, 39,510 माफ कीजिएगा, 39,510। स्टे लॉन्ग, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये जोन आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। द क्रिटिकल जोन इज 40,000, 40,040। हर्षदा, मैं दोनों ही इंडस्ट्रीज पे लॉन्ग रहूंगा बेस 1 के ऊपर हर्षदा। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट और तेजी का ट्रेड फिलहाल होल्ड कीजिएगा, तेजी में ही रहिएगा। ये है फिलहाल इस समय का आकलन। चलिए आपको बताते हैं कि इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है आज। इंटरेस्टिंग है, पावर, ऑयल एंड गैस, मेटल स्टॉक्स, इन सब में तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रेड किस स्टॉक में बनता दिखाई दिया या फिर किन शेयरों में दिखाई दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दिग्गजों में भारतीय एयरटेल देखिए लगभग 3% ऊपर है, 761 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ एक काउंटर। आज अपोलो टायर में खरीदारी जमकर हुई है, 6% की तेजी। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में करीब करीब 5% का उछाल। तो टाटा पावर जैसी कंपनी है जहां पर हम देख रहे हैं 4% तक की बढ़त पर ही कारोबार साफ देखने को मिला है। दूसरी तरफ कुछ मुनाफा वसूली वाले काउंटर्स आज आप गौर करेंगे, यहाँ पर FMCG कंपनियों में ब्रिटानिया है। इनफैक्ट सुबह में ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, HUL ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर नेस्ले समेत मुनाफा वसूली हो रही थी। तो ब्रिटानिया 1.5% नीचे। बजाज फिनसर्व में कल वो स्प्लिट की एक्स डेट आती हुई दिखाई देगी, तो 2% का दबाव स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
ICICI लॉम्बार्ड, PI इंडस्ट्रीज, ये दूसरे क्वार्टर्स हैं जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन लार्जली अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक्स पर गौर करेंगे तो ज्यादा तेजी के आइडियाज आपको दिखाई देंगे। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे पैनल से जो आपको बताएंगे किन ट्रेड्स पर ज्यादा ध्यान देना है। इंडेक्स पर तो व्यू आपके लिए हमने पेश कर ही दिया। फंडामेंटल्स पर मयूरेश जोशी हमारे साथ होंगे। टेक्निकल्स के लिए हमारा साथ दे रहे हैं आज प्रकाश गाबा। इसके अलावा हम बात करेंगे आशीष बहेती, मानस जायसवाल से। कुछ ही देर में श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा गौरव बिस्सा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सबसे पूछेंगे कि इस समय का क्या ट्रेड बनता है। 4 का चौका 2:20। सस्ता ऑप्शन हम लेंगे आशीष बहेती के साथ। FNO सुपरस्टार में मानस जायसवाल देंगे ट्रेड और साथ ही साथ चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा के हाथों 2:50 के आसपास आएगा। मयूरेश हमेशा की तरह मिड कैप फंडा देंगे। इसके अलावा एक बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट निकल कर आ रहा है कि जो डीमैट खातों की संख्या है भारत में वो 10 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। IIFL सिक्योरिटीज के CEO रिटेल संदीप भारद्वाज हमारे साथ होंगे। एक चेक लेंगे कि किस तरह का एक्शन, किस तरह के सौदे, किस तरह के निवेशक दरअसल बाजार में जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं और आगे का आउटलुक क्या है, इनका बिजनेस कितना ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या चल रहा है। हमारा खास सेगमेंट वो भी आएगा आपके लिए। और आज मार्केट बिग वॉइसेस में पाइपर सेरिका के फंड मैनेजर अभय अग्रवाल भी हमारे साथ होंगे। तो खूब सारा एक्शन, कई सारे ओपिनियंस और ऑफ कोर्स आपको ये भी बताएंगे कि डीलिंग रूम में आजकल सबसे ज़्यादा हॉट ट्रेड्स क्या है। ये सब होगा आपके सामने अगले 1.5 घंटे में। लेकिन फिलहाल मार्केट का हाल आपके सामने एक बार फिर पेश कर देते हैं। 17 पॉइंट ऊपर इस समय मोमेंटम है। कुछ स्टॉक्स में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम देखने को मिला है वीरो। जी हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम है और इस क्रम में याद रखिएगा आज टायर स्पेस कुछ देर में हम बातचीत करेंगे। इसमें PSU बैंकिंग बास्केट, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनमें सब्सटेंशियल मूव है और साथ ही साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मूव है। अदानी एंटरप्राइजेस एट ऑल टाइम हाई। चलिए अब ट्रेड सीना शुरू करते हैं मानस और आशीष बहेती से। फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप देखें इनके 2 ट्रेड्स लेते हैं। आशीष, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त? 2 बजे किस ट्रेड के साथ आगे बढ़ेंगे आप? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, क्रॉम्पटन काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस हिसाब का मूव पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि क्रॉम्पटन जो कि एक 20 डेमा से आज एक बाउंस बैक दिया है उसने, यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो 418 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो 403 का। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 408 पे ये है आशीष बहेती जी का लॉन्ग और 408.90 क्रॉम्पटन कंज्यूमर। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? देखिए, मेरा कन्विक्शन ट्रेड वीरेन जी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब बहुत क्लियर दिखने लगा है कि 1320 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बना लिया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट 1350 के ऊपर देखने को मिला है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अब मेरा समझना है कि कम से कम 1435 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 1360 के स्टॉप लॉस से 1435 के टारगेट के लिए। और 1400 कॉल ऑप्शन रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 39 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर और 85 तक के टारगेट सेट करिए। 85 का टारगेट रहेगा अगर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड ले रहे हैं और ये ट्रेड फिर 1400 का कॉल आपने लेना है जो 53 पर खड़ा है। 85 का टारगेट, ये बात हो रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट की। अगर आप सीधा फ्यूचर खरीद रहे हैं तो 1435 के टारगेट के लिए एक तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चलेंगे। ये फिलहाल आपके लिए एक फायदे का सौदा साबित होगा। ये है फिलहाल मानस का पिक। गावा साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड रहेगा रिलायंस। मुझे लगता है शायद मैंने सुबह भी इस पर थोड़ी चर्चा की थी। मुझे रिलायंस अब भी बहुत अच्छा लगता है। कल का जो बार था एक रिवर्सल बार बना है और आज वो रिवर्सल कंफर्म हो गया। मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए। स्टॉप होगा 2580 का रिलायंस पर। अपसाइड टारगेट पहला 2620, फिर 2640 भी पॉसिबल है रिलायंस।
2620 और आगे 2640, ये फिलहाल वो टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए गाबा साहब दे रहे हैं। एक बाय कॉल इनिशिएट करने की सलाह यहाँ पर, लेकिन याद रखिए जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो अगर आप इस स्टॉक में उतरने का प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात जरूर करें। लेकिन गाबा साहब, आपने सुबह के ट्रेड की बात की, तो 3-4 ट्रेड्स हैं जो बहेती साहब ने आज सुबह दिए थे, और इन्होंने तो कुछ बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट में खाया, क्योंकि हर ट्रेड में इनका जो तीर है निशाने पर मिला। अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी था और साथ ही साथ एयरटेल भी था। तो एक के बाद एक वो सभी टारगेट हिट होते हुए दिखाई दिए। देखिए 425 का टारगेट था अंबुजा सीमेंट में, ठीक 425 पर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारतीय एयरटेल 755 का टारगेट दिया, 758 पर आ चुका है काउंटर, तो वहां पर भी टारगेट हिट। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका जिक्र गाबा साहब कर रहे थे, 2600 का टारगेट आज सुबह में दिया, 2600 के ऊपर निकल चुका है RIL का ट्रेड। तो ये वो ट्रेड्स हैं जो आज चमके हैं और इनमें जबरदस्त एक के बाद एक टारगेट हिट हुआ। कांग्रेचुलेशंस आशीष, कुछ स्पेशल दिन है आपके लिए आज, कुछ अलग किया? नहीं मैम, थैंक यू। ये बताइए, ये जो टारगेट्स अचीव हुए हैं, अब इसमें आप क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करके कैरी करने की सलाह दे रहे हैं, या फिर जैसे गाबा साहब कहते हैं टारगेट हिट हुआ तो मुनाफा बुक कर लीजिए? जी मैम, रिलायंस और अंबुजा में अभी भी बने रहने की सलाह है, और भारतीय एयरटेल में भी। अडानी में ज़रूर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट अंबुजा के जिस हिसाब का मूव है, हमें लगता है कि इसमें 440 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। रिलायंस तो गावा सर ने बता ही दिया कि 2640 का लेवल आता हुआ दिख रहा है, और भारती का जो मूव है, हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने में मिल सकता है। जिस हिसाब का आज भारती में मूव बना है, हमें लगता है कि 785 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल करीब करीब 760 to 80 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 22 रुपये पर शानदार मूव इस स्टॉक में दिखा जा रहा है, और रिलायंस ये भी अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स देखिए और मैं मार्क करना चाहूँगा जो कि स्ट्रॉन्ग है, और उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे स्पेस में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। लेट्स टॉक अबाउट पावर। टाटा पावर का सुबह सुबह आपने अगर आप देखें जो वो शानदार जो एक मूव था उसको देखा आपने, और लगभग 5 सीरीज का ब्रेकआउट देखा आपने। इट्स स्टिल ट्रेडिंग एट डे हाई। मानस, इस स्टॉक को मैंने डिस्कस किया है कई बार आपसे पावर स्पेस में एक और वो है REC। आज इसकी लोअर शेडो देखकर लग रहा है, और अभी के प्राइस को देख के लग रहा है कि अब मेरे ख्याल से आखिरी के 1 घंटे में कुछ डिलीवर करने को तैयार है। ये इट्स 107.30 जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 50 इनफैक्ट। अब क्या राय रखते हैं आप REC से? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसने रेस्ट लिया, 20 DMA के नज़दीक तक गया, बट आई थिंक एग्जैक्टली उस ट्रैजेक्टरी में नहीं गया। इट्स नाउ 107.65। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और आपका व्यू? जी, तो देखिए, पहले तो पूरा पावर क्षेत्र चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। बहुत सारे पावर स्टॉक्स ने आज हमें ब्रेकआउट भी दिया है। अगर हम PFC REC में को कंपेयर करें तो REC 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन PFC की मैं बात कर रहा हूँ, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन REC ने एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया है। 108 रुपए के भाव चल रहे हैं। मेरा समझना है कि अब अपने पिछले हाईस को भी स्टॉक ब्रेक करेगा, तो 106 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 112 रुपए के टारगेट के लिए। REC 108.10 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव दे रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव के साथ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। और मैं एक स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा जिसमें आज काफ़ी बड़ा मूव है, और ये एक नई ट्रैजेक्टरी में है, और कल मैंने डिस्कस भी किया था, और वो था चोला फाइनेंस। ये मानस और मेरे बीच में डिस्कस किया हुआ, कई बार किया हुआ स्टॉक है, लेकिन आज एक डिफरेंट व्यू थोड़ा सा। प्रकाश सर, चोला 820 ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट, और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, और इनफैक्ट इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर चोला। 2 बजे के लिए अगर कोई और ट्रेड पिक करना हो आपसे कहें तो उसमें आप चोला को कहाँ प्लेस करेंगे? शानदार क्लियर कट ब्रेकआउट। चोला फाइनेंस, मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। 5 दिनों का जब चार्ट देखता हूं तो स्लो क्रीपिंग अप है, और आज का मूव बढ़िया है। 810 का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। 816 पे ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क और रेशो भी फेवर है। मुझे लगता है कि 825 से 830 तक जा सकता है। यहां पर रेसिस्टेंस नहीं है, अप मूव ऑन है चोला फाइनेंस में।
जी हाँ, चोला फाइनेंस में अगर आप देखें अब मूव ऑन है और 821 पे इसका रोलिंग यानी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। देखिए स्विंग मिल रहे हैं बहुत अच्छे स्टॉक में। अभी हमने आरईसी का जिक्र किया, आरईसी 107.30 पे स्क्रीन पे गया था, 108.40 हो गया। आप लेके आइए जरा पीएफसी, बहुत दिनों बाद, एक ज़माने बाद में आरईसी पीएफसी के कॉम्बिनेशंस पे बात कर रहा हूँ। पीएफसी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है बट स्टिल लग रहा है, आप देखें इस वक्त एक शार्प स्विंग लेके ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया है और इस स्विंग के साथ ये अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली ये जो प्राइस है ना ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन क्या मैं इस स्टॉक पे बात करूं, इतना क्लियर चार्ट है? नो, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी 20 डे के नीचे है, तो मैं इसको शायद थोड़ा सा अगर आप देखें इससे हट के चलना चाहूँगा, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता हुआ। पावर पे ही रहेंगे, स्टे कमिटेड विद द पावर। टाटा पावर देखा आपने, आरईसी देखा, पीएफसी देखा, एनटीपीसी की अब बात शायद करना फिर बहुत हीटेड स्टॉक को छूना हो जाएगा, लेकिन एक क्लियर कट ब्रेकआउट की तैयारी एक स्टॉक इसी स्पेस में कर रहा है और वो है टोरेंट पावर। प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। आशीष बहती जी, टोरेंट पावर आज की हायर शेडो, आज का हाई वही है जो कि इसका लगभग 19 अगस्त से लेकर अब तक का है। आपको क्या लगता है, क्या फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए 586 पर ग्रैब करना चाहिए इस स्टॉक को? जी वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छा लेवल है और जिस हिसाब का आज वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम अभी तक स्टॉक में हो चुका है और एक स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। ऑलमोस्ट 18 अगस्त से लेकर अभी तक एक रेंज में फंसा हुआ है, तो ज़रूर इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 574 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 590 के ऊपर सस्टेन करता है या आज क्लोजिंग देता है जब भी, तो इसमें और बड़े मूव देखने मिल सकते हैं जो कि 620 तक के लेवल्स में आ सकते हैं, तो खरीदारी की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 572 का स्टॉप लॉस और टोरेंट पावर में लेकिन तेजी का ट्रेड डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी खरीदारी के ही रेडार पर रखें। चलिए, इस बीच 17,700 पर आ चुका है। मैं बोलने वाली थी 17,700 की छाया में आता हुआ निफ्टी, लेकिन 17,701 के स्तर आ चुके हैं, तो ये बढ़ रहा है 35 अंकों का उछाल और 39,840 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी बैंक में। तो तेजी बढ़ती हुई 184 अंकों का उछाल यहाँ पर मिड कैप्स में भी देखने को मिल रहा है। मूड तेजी वाला कायम है। एक दिग्गज काउंटर जिसका हमने जिक्र इनफैक्ट ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी किया था, एक तो भारतीय एयरटेल है, 785 का टारगेट यहाँ पर आगे अचीव हो सकता है, ये साफ कहना है आशीष बहेती का। इनफैक्ट आज खिलाड़ी नंबर 1 में भी इसकी हम चर्चा कर रहे थे बीच में, तो वहां पर भी जानकारों ने कहा था कि तेजी वाला काउंटर तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो अपोलो हॉस्पिटल बैठा है, ठीक सेकंड इन लाइन, आज निफ्टी टॉप 510 ट्रेडेड काउंटर्स में 3% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में। वॉल्यूम एक्शन भरपूर है, लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखेंगे तो आज अपोलो हॉस्पिटल में इतना ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं हुआ है। तो क्या पोजीशन सिर्फ घूमी है, यहाँ पर नए सौदे तेजी के नए आए हैं, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे बहेती साहब? इसको एक बार एनालाइज करके आप बैठिए। मैं मयूरेश से पूछती हूँ। मयूरेश, ये हॉस्पिटल कंपनियों में नया क्या हो रहा है? ये स्टॉक तो घूप चला, कल नारायण हेल्थकेयर की ओर से भी शाम को एक अपडेट आया था कि इन्होंने कुछ बेड्स एक्वायर किए एक और टाइप के साथ। तो आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इन कंपनियों में थोड़ा सा बेस एक्सपैंड करने की तैयारी हो रही है, पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक अपोलो हॉस्पिटल में तो हुआ नहीं है। आफ्टरनून हर्षिता जी, आई थिंक 2-3 चीजें फॉर द सेक्टर एज अ होल आई थिंक काफी पॉजिटिव हो रही है। एक, आई थिंक अनलॉक ट्रेड के बाद जो हम मेडिकल टूरिज्म की बातें करते हैं, आई थिंक वहां पे फ्लोज आने स्टार्ट हो गए हैं क्वाइट सिग्निफिकेंटली, अलॉन्ग विद ऑप्ट आउट सर्जरीज। आई थिंक जो कोविड काल में सर्जरीज हो नहीं पा रही थी, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ मोमेंटम, और इसलिए आप देखेंगे कि जो की मेट्रिक्स है हॉस्पिटल स्टॉक्स की, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो 3 से 4 दिन तक रहता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, I think all these dynamics and metrics are improving for the better. दूसरा, आई थिंक क्योंकि रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल में टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी पहुंचाने की, काफी हॉस्पिटल्स एक एसेट लाइट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक इनके जो आगे के प्लान से ये केपेक्स हैवी होंगे नहीं, इसलिए बैलेंस शीट पे ज्यादा लेवरेज या डेट का स्ट्रेस आएगा नहीं, बिकॉज दे विल बी मैनेजिंग दीज हॉस्पिटल्स इन टियर 2 टियर 3। आई थिंक इबिटा पे कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और तीसरा, आई थिंक अगर आप देखें ईच हॉस्पिटल चेन हैज इट्स ओन फार्मेसी एज वेल, और जो नए हॉस्पिटल्स ये खोलते भी हैं, अगर इसके एवरेज ट्रेंड आप देखें, वो अपोलो हो, वो हेल्थ केयर ग्लोबल हो, नारायण रुद्रालय हो, आई थिंक द न्यू हॉस्पिटल्स आर कंट्रीब्यूटिंग क्वाइट वेल ऑन द इबिट फ्रंट। यानी जितने इबिट लॉसेस पहले हो रहे थे कोविड काल में, दे हैव सिग्निफिकेंटली रिकूप्ड ऑल दोज लॉसेस, और इसकी वजह से जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, नए हॉस्पिटल्स की मार्जिन्स इंप्रूविंग, ओल्ड हॉस्पिटल्स डूइंग वेल,
and significant contribution coming in from the pharmacy part as well. I think ये सारी चीजें एक अच्छा prospect देता है कि अगले कुछ तिमाही I think एक अच्छी earnings recovery हो सकती है हॉस्पिटल स्टॉक्स में. तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स है सपोर्टिंग अपोलो, नारायण, हेल्थकेयर ग्लोबल एज अ स्पेस. फिर टॉपिक क्या रहेगा, अपोलो की नारायण हेल्थ केयर? नहीं, तो आई थिंक अपोलो ऑलवेज रिमेन्स ऑन फोकस, क्योंकि आई थिंक एक तगड़ी आई थिंक एक पेडिग्री है. मैनेजमेंट कमेंट्री अगर आप सुने हर्षदा जी, तो जो एक डेट डीलेवरेजिंग पोर्शन है वो अच्छा खासा कर रहे हैं. प्लेज कंपोनेंट इज कमिंग डाउन, और इसलिए आई थिंक अगर लीडर्स के साथ रहना है तो ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल स्टेज ऑन द रडार. बट एक टर्न अराउंड स्टोरी आई थिंक हेल्थ केयर ग्लोबल में भी हो सकती है, क्योंकि जितनी आप एक डायनामिक्स देख रहे हैं उनकी एग्जिस्टिंग चेन्स में, आई थिंक जो लॉस मेकिंग चेन्स हुआ करती थी, आई थिंक दे आर कमिंग बैक टू ऑलमोस्ट ब्रेक इवन एंड इवन इन प्रॉफिटेबल जोन. तो आई थिंक जितना केपेक्स इन्होंने किया था पिछले कई तिमाहियों तक का, आई थिंक ऑल दैट इज नाउ बेरिंग फ्रूट. और मुझे लगता है कि आगे के तिमाही, आगे के क्वार्टर्स अर्निंग्स के हिसाब से आई थिंक काफी बेहतर रहेंगे कंपेयर टू द पास्ट. तो आई थिंक एक डार्क हॉर्स हेल्थ केयर ग्लोबल भी हो सकता है. अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन आशीष बहेती, चार्ट्स पर आज का जो मूव है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? हर्षदा मैम, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है. जिस हिसाब से एक गैप क्रिएट हो गया था 12 अगस्त के कैंडल से, आज वो एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया था. स्टॉक ने आज उस रेजिस्टेंस एरिया को वापस रिकूप किया है. जिस हिसाब का मूव लग रहा है, मुझे लगता है कि 4350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर करंट लेवल पे भी तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 4500. 4500 की तैयारी, यानी कि आसानी से यहाँ से करीब 100 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है. इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये बात हो रही है अपोलो हॉस्पिटल्स की. एक दो ट्रेड्स लेते हैं, फिर आशीष बहेती से पूछेंगे कि इनका सस्ता ऑप्शन क्या है. गाबा साहब, इन द मीनवाइल बैंकिंग काउंटर्स में एक तो पंजाब नेशनल बैंक का, क्योंकि एक स्टेडी परफॉर्मर है आज के दिन, 3.5% का उछाल इसमें बनता दिखाई दिया है. इसके सामने अगर आप देखें जो दूसरे बैंकिंग काउंटर्स हैं, बीट एंड SBI, उसकी चाल अभी अभी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है. इवन सो बैंक ऑफ बड़ौदा. लेकिन PNB जैसे ट्रेड्स में क्या आप कुछ और निवेश करने के फेवर में हैं? 36 का स्टॉप लगाना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में. इसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट करीब करीब 40 और 42, 40 और 42 का ये जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है. क्योंकि जब मैं इसका चार्ट देखता हूँ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो उसमें तो ये लगता है कि बॉटम आउट प्रोसेस शुरू हुआ है करीब 32 के आसपास और अपमूव शुरू हुआ है. लगातार कुछ 3 महीने से एक अपमूव देख रहे हैं. कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट मिला है. तो यस, 40-42 का जोन है, वहां तक जा सकता है PNB. PNB 3690. और अभी कुछ देर पहले हम बात कर ही रहे थे कि निफ्टी सुर्खियों में भी, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स बेहद शानदार परफॉर्म करता हुआ. देखिए, कुछ देर में मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूंगा. और SBI फ्लाइंग हाई और टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, ये वाकई अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक के लिए काफ़ी अच्छी खबर है. खैर, एक काम करते हैं, यहाँ से अपने जो हमारा रेगुलर सेगमेंट है जिसमें 4 का चौका में हम पहला ट्रेड लेते हैं, सस्ता ऑप्शन, पहले उस पर फोकस करते हैं. ये आएगा आज आशीष बहेती जी के सौजन्य से. आशीष, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, भारत फोर्ज में जिस हिसाब से ऑप्शन एक्टिविटी है, जिस हिसाब से पूरे ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स ने पोजीशन क्लोज की है, काफ़ी बेटर लग रहा है. स्टॉक ऑलरेडी अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के करीब ही ट्रेड कर रहा है और कल का जो क्लोज था उसके ऊपर आज निकलने का फुल अटेम्प्ट कर रहा है. कल का जो ओपन था उसके ऊपर आज अटेम्प्ट कर रहा है. तो 780 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी. 25 रुपये के करीब चल रहा है. 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है फॉर अ टारगेट ऑफ 33 रुपीज़. भारत फौज, वाकई आप देखिए तो इस 780 की कॉल को आपको रखना है आपकी स्क्रीन पर. और एक सेकेंड, 778 डे हाई. और भारत फौज को अगर आपको रीड करना है तो प्लीज़ जाइए, इसको अक्टूबर नवंबर 2021 से जाके रीड करिए. उस दौर की पूरी जो पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. आज इसने स्ट्रेंथ दिखाई है, कल की कैंडल के अगेंस्ट पूरे दिन खड़ा रहा है. इसकी 780 का कॉल है इस वक्त का सस्ता ऑप्शन ट्रेड. इट्स डूइंग वेल एट डे हाई. और मैं 3 स्टॉक्स का जिक्र कर रहा था 12 बजे के कार्यक्रम में. एक था SBI, प्लीज़ लिखे आइएगा. SBI अभी भी काफ़ी अच्छा खासा मूव देता हुआ और 12 बजे के आसपास काफ़ी शार्प था. उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था. देखिए, ये जो घबराहट है ना 40,000 की, ये मैटर तो करती ही है. ICICI बैंक आज एक बार फिर से अपने करियर के जो नए हाइज हैं उनको क्रिएट करके
करने का पोटेंशियल कहीं ना कहीं जुटा रहा था, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, बट बहुत दूर नहीं था उस ट्रैजेक्टरी से, और वो था 887 891 का जोन। मानस केमिकल बास्केट में आ रहा था, और आज मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये SRF का स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है, और इसका आपको याद होगा मानस हमने कई बार डिस्कस किया है, और आप जाइए इसको 23 मार्च 2021 से देखिए, हमेशा फ्लैग पैसा इसमें बना के देखे गया है, हमेशा पैसा बना के दे गया है। आई थिंक 80 टाइम्स आउट ऑफ 100 इसमें पैसा बना के दे गया है आपका फ्लैग। इस बार फिर फ्लैग है 2631 का लेवल। मानस कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक? देखिए, एक चीज तो क्लियर लग रही है कि जो अंडरटोन है स्टॉक का वो बुलिश है, और ये कंसोलिडेशन का दौर है। कंसोलिडेशन के दौर के बाद फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसमें अपने ऑल टाइम हाई को स्टॉक टच करने की कोशिश करेगा, जो कि 2775 के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 150 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, इसकी ऑप्शन के थ्रू ही इस ट्रेड को लेना चाहिए। SRF का 2650 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, जो कि 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज आपके 69 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ के अगर हम टारगेट की बात करें तो आई थिंक 130 135 तक के भाव आपको इस ऑप्शन में 2650 के कॉल ऑप्शन में SRF के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो SRF में एक अपॉर्चुनिटी 2650 के आसपास तक की तेजी का कॉल लेकर चलना है। बेग पार्डन 8755 के आसपास है, यहाँ पर तेजी और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक चीज आप गौर करें, भारतीय बाजारों में मोमेंटम अच्छा खासा तेजी का बना हुआ है। इसके सामने वेरी क्विकली ग्लोबल तस्वीर कैसी खड़ी है वो भी एक बार जायजा ले लेते हैं। याद रखिएगा, एक दिन लेबर डे की छुट्टी के बाद अब जो अमेरिकी बाजार हैं वो कारोबार में उतरेंगे, और डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि शुरुआत उनकी मजबूत रहेगी। लास्ट मैंने चेक किया था, करीब 216 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली थी। जो इस समय का ताजा हाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, करीब 160 158 अंकों के बढ़त पर डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 100.2 पर ट्रेड करता हुआ। तो ये ग्लोबल तस्वीर है आपके लिए, और यूरोपीय बाजार भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईदर वेज आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भारतीय बाजार, अगर आप हमारे ग्लोबल पीयर्स से इसका कंपैरिजन करें, इसकी तुलना करें, तो भारत के निफ्टी ने दरअसल आउट परफॉर्म किया है डाउ को या फिर आपके यूरोपीय मार्केट्स को। और ये आउट परफॉर्मेंस एक और चीज दिखा रहा है कि भारत में जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और इतना बड़ा है कि अब देश में डीमैट की क्रांति की एक झलक देखने को मिल रही है। पिछले 4 महीनों का ही डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इसमें 22 लाख से ज्यादा डीमैट खाते खुले हैं। नया कीर्तिमान बनाते हुए डीमैट खातों की जो अब संख्या है वो 10 करोड़ के पार निकल गई है। प्री कोविड एरा में, यानी कि 2019 में आंकड़ा 4 करोड़ के आसपास हुआ करता था। अब यह आंकड़ा सितंबर 2022 में 10 करोड़ के पार निकल गया है। क्या मायने हैं इन नंबर्स के? हमारे साथ IIFL सिक्योरिटीज के CEO रिटेल संदीप भारद्वाज है। मिस्टर भारद्वाज, स्वागत है आपका। एक तो कोविड काल में हमने देखा था लोग घर पे बैठे थे, तो कई सारे डीमैट अकाउंट खुले, कई लोग ट्रेडिंग के लिए उतरे और वहां पर पैसा बना। अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 10 करोड़ का जो कीर्तिमान हासिल हुआ है, ये प्राइमरीली रिटेल क्लाइंट्स है, राइट? जो आप जैसी कंपनियों के पास आ रहे हैं, आपके पियर्स के पास आ रहे हैं। नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने बोला कि ये आई थिंक इंडियन इकोनॉमी में इतना बड़ा कीर्तिमान, अगर आज इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये रिटेल इन्वेस्टर एक बहुत बड़ा भी कारण है। आज अगर आप कोविड से पहले ये नंबर जो 4 करोड़ था, आज ये 10 करोड़ पे स्टैंड करता है। ये भी दर्शाता है कि आज कस्टमर्स का बिलीफ जो इक्विटी मार्केट में आया है, क्योंकि पहले क्या था, जब आदमी फिक्स डिपॉजिट में बिलीव करता था कि मुझे रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है, पर आज अगर हम बाकी सारे फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की रिटर्न देखते हैं तो वो रिटर्न भी साइजेबली कम हो गई है। और इक्विटी की कंसिस्टेंट रिटर्न अगर 10 साल की लास्ट 10 साल की एवरेज रिटर्न देखते हैं तो वो एक फिक्स्ड इनकम के कंपैरिजन में खाली इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है, बट ऑल्सो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में सहायता करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहां पे रिटेल इन्वेस्टर का रुझान इक्विटी जैसे प्रोडक्ट्स के लिए आया। अब मैं आता हूं डीमैट अकाउंट में। नॉर्मली हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट आपको क्यों चाहिए?
हिस्टोरिकली डीमेट अकाउंट आपको चाहिए होता था ट्रेडिंग करने के लिए, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, आपको डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना है, या आपको इक्विटी स्टॉक खरीद के अपने अकाउंट में रखना है। बट ऑफ लेटली म्यूचुअल फंड एक ऐसा एरिया है जो आई थिंक लोगों ने फोकस नहीं किया। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी काफी कुछ नाउ डीमेट अकाउंट के थ्रू हो रहा है। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की सहायता से आज आपका ऑनबोर्डिंग बहुत आसान हो गया है, आपका डिस्कवरी बहुत आसान हो गया है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो गई है। तो जब आज आप लास्ट 12 महीने का म्यूचुअल फंड का एसआईपी का इनफ्लो आप मंथ ऑन मंथ देखिए, दैट इनफ्लो इज ग्रोइंग, दैट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट करेक्शन, वो इनफ्लो कभी कम नहीं हुआ। म्यूचुअल फंड कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका डीमेट अकाउंट एक बड़ा रीजन है कि ये सारे लोग आज डीमेट अकाउंट के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो इक्विटी स्टॉक हो। सो मैं मानता हूं कि ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा गोल्डन एरा है, जहां पे आज हम 10 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर्स के साथ खड़े हैं। मेरा फिर अगला सवाल आप ही की इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स, इसमें से कोई आइडिया कितने लार्जली एक्टिव हैं, कितने एक्टिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं? दूसरा, आप लोगों के लिए वॉल्यूम कितना बड़ा है? एंड इट परहैप्स आपके लिए इजी होगा ये बताना कि प्री कोविड एरा में उन 4 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना होता था और इन 10 करोड़ अकाउंट्स के साथ वॉल्यूम कितना बड़ा है रिटेल निवेशकों का? से एक तो हमको देखना पड़ेगा कि यूनिक अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो इन 10 करोड़ अकाउंट्स के अंदर मेरा मानना है क्लोजली 50 to 60% अकाउंट्स यूनिक हैं। यानी एक डीमेट अकाउंट, एक कस्टमर में भी आज 2 डीमेट अकाउंट होल्ड कर रहा है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी इवोल्यूशन हुआ है, काफी डिस्काउंट ब्रोकर्स, काफी नए ब्रोकर्स इंडस्ट्री में आए, और कोविड के दौरान काफी प्रमोशन भी बहुत हुआ। आई थिंक जिस हिसाब से ब्रोकिंग इंडस्ट्री ने पहली बार टीवी का सहारा लिया, पहली बार प्रिंट का सहारा लिया, जहां पे लोगों को पता लगा डीमेट अकाउंट क्या है, उसके साथ साथ काफी डिस्काउंट, फ्रीबीज, लॉट ऑफ थिंग्स वर टॉक्ड अबाउट। सो जिसने लोगों को एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट खोलने के लिए जो नई नई सर्विसेज के साथ आए, नए नए फीचर्स के साथ आए, तो उसके साथ लोगों ने 2 डीमेट अकाउंट भी खोले। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर मैं एक्टिव डीमेट अकाउंट की बात करूं तो लार्जली 50% डीमेट अकाउंट होना चाहिए। और एक मैं और दूसरा नंबर देखूं, जो डीमेट अकाउंट में असेट, यानी आज किसी के पास अगर 10,000 रुपए का एवरेज वैल्यू है तो करीब 30% ऐसे डीमेट अकाउंट है 10 करोड़ में से जिसमें 10,000 से ज्यादा का वैल्यू होगा। और अगर मैं म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स का बेस की बात करूं तो आज 3.5 करोड़ करीब म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं। तो जो दर्शाता है कि आज क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए से ज्यादा का असेट वैल्यू उनके डीमेट अकाउंट में है। तो अगर डेली ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 5 करोड़ कस्टमर होने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो क्लोजली 3.5 से 4 करोड़ डीमेट अकाउंट होल्डर होने चाहिए जो एक्टिव हैं। संदीप जी, अच्छा एक बताइए, जब से ये मार्जिन रेगुलेशंस काफ़ी सेबी ने स्ट्रॉन्ग किए हैं, उसके बाद चर्निंग कितनी कम हो गई है, चर्निंग का ट्रेंड क्या रहा है? दूसरी बात, ऑप्शंस कितनी ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं? अब देखिए डीमेट अकाउंट खुल रहा है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैं 3 प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा, चर्निंग कैसी रही है, ऑप्शंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, और अगर डाउन द लाइन 3 मंथ और 4 मंथ और 6 मंथ के बाद अगर हमारा प्राइमरी मार्केट फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आपको लगता है कि एक बार और इस तीव्रता में, मतलब जो डीमेट खुलने की अगर आप देखें जो तीव्रता है वो बढ़ेगी काफ़ी? से इसको मैं 2 तरीके से देखता हूं कि आज अगर आप 100 क्लाइंट ट्रेड करते हैं तो उसमें से नॉर्मली 40% क्लाइंट डिलीवरी में ट्रेड करते हैं और 60% क्लाइंट डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। बट ये जो 60% क्लाइंट डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, ये 98% वॉल्यूम करते हैं, बिकॉज डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आज हम जो एक्सचेंज पे डेरिवेटिव का वॉल्यूम देखते हैं वो करीब 60% कस्टमर्स के द्वारा होता है। बाकी का 40% क्लाइंट आपका डिलीवरी या कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं। उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आज ब्रोकर्स की रेवेन्यू जनरेट होती है। तो आज किसी भी ब्रोकर के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू में डेरिवेटिव का अच्छा खासा योगदान है, आप उसको दरकिरार नहीं कर सकते हैं। एंड डिलीवरी जिस हिसाब से आज नए ऑप्शंस आए हैं जिसमें डिलीवरी 0 से लेके पर ऑर्डर से लेके बहुत ही मिनिमम परसेंटेज के अंदर हो गई है, तो वो भी एक योगदान, वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि डेरिवेटिव का बड़ा योगदान है। सेकेंड थिंग, आज हम टोटल टर्नओवर की बात करते हैं। आज कोविड से पहले और आज कोविड के बाद की बात करें तो टर्नओवर में
बहुत बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव का, अगर कैश का टर्नओवर देखेंगे तो कैश का टर्नओवर गिरा है और डेरिवेटिव का टर्नओवर बढ़ा है। अब नए कस्टमर जब हम देखते हैं, नए कस्टमर जब आते हैं, तो नया कस्टमर का जब मैं ट्रेंड देखता हूं तो आज नए कस्टमर में ज्यादा रुझान उनका डेरिवेटिव ट्रेडिंग की तरफ होता है, विज़ बिल्डिंग अप पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वेल्थ क्रिएशन। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हम फ्यूचर कैसे देखते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हम अगले 10 करोड़ अकाउंट कब ऐड करेंगे या कितने महीनों में ऐड कर लेंगे, बट मैं ये देखता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज 10 करोड़ में मेरा करीब 3-3.5 करोड़ कस्टमर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जिनके पास 10,000 करोड़ 10,000 की AUM है, या 40% क्लाइंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में एक्टिव है। ये नंबर ही इतना कम है कि अगर यहाँ पे भी अगर 100% की ग्रोथ होती है विद इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ 10 to 15% इन डीमैट अकाउंट होल्डर, वो नंबर ही अपने आप में इतना बड़ा है जिसकी वजह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ सिग्निफिकेंट होगी। आज पैन कार्ड होल्डर इंडस्ट्री के अंदर करीब 60 करोड़ है। मैं इसका संदीप जी 30% लोग भी अगर डीमैट अकाउंट में आते हैं, जिसका प्रोडक्ट शायद म्यूचुअल फंड भी हो सकता है या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट भी हो सकता है, तो आने वाले आई थिंक 2030 तक ये नंबर क्लोजली 15 करोड़ के आसपास हो सकता है, 15 करोड़ से 17 करोड़ के आसपास हो सकता है। जी संदीप जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय की कमी है सर, वरना इस सब्जेक्ट पे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते। बहुत शुक्रिया अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। और इन माइलस्टोन्स पे अगर आप देखें, इन हिस्टोरिकल नंबर्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स की ओपनिंग के बाद आपका व्यू हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। लौटते बाजार पे एक बार फिर से, इट्स निफ्टी अगर आप देखें तो इस वक्त करीब 17,693, यानी उसी धुरी को, उसी एज को, उसी अगर आप देखें जोन को पकड़ के चल रहा है। सीमेंस स्टॉक्स को दिख रहा हूं मैं, एक अच्छा मूव आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मानस जी का FNO सुपरस्टार चार का चौका के अंतर्गत क्या है समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगली ट्रेड्स पे जाएंगे। मानस जी, आपके सौजन्य से क्या आ रहा है इस वक्त? देखिए, मेटल में कहीं ना कहीं अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मेटल काउंटर्स ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जिंदल स्टील की बात कर लीजिए या सेल की बात कर लीजिए, मॉर्निंग में मैंने JSW स्टील की बात की थी। अब लेकिन आपको टाटा स्टील पे ध्यान देना है। देखिए, टाटा स्टील ने 105-104 की रेंज में बॉटम बना लिया है और अब स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे तो कम से कम 113-115 तक के भाव आपको जरूर टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बिल्कुल छोटा टारगेट सेट करिए। 111 रुपए के टारगेट के लिए टाटा स्टील में खरीदारी करिए 106 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर 108 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 4 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखे 6 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं, तो टाटा स्टील में खरीदारी करनी रहेगी। तो ये हुआ आपका FNO का सुपरस्टार टाटा स्टील का शेयर। लेकिन वीरू, मुझे लगा अब CDSL ब्रोकरेज काउंटर्स पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि CDSL जो एक समय मुझे याद है ये कोविड काल में हर रोज नई ऊंचाई छू रहा था। 1331 के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर आज करीब 3% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेजेस पर भी ध्यान दें तो इस डेटा का फायदा कहीं ना कहीं इनको मिलना चाहिए। उस पर एक मैं क्विक चेक ले लेती हूँ। हमारे साथ गौरव बिस्सा जुड़ गए हैं। गौरव, CDSL पर हाल फिलहाल क्या नजरें गई हैं? हम अभी डिस्कस कर रहे थे इंडिया इन्फोलाइन के रिटेल CEO दरअसल संदीप भारद्वाज से कि किस तरह का वॉल्यूम एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 10 करोड़ का कीर्तिमान दरअसल डीमैट खातों के हिसाब से हमने हासिल किया है आज। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग है कि कैश से ज्यादा सब लोग डेरिवेटिव ट्रेड्स में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप जैसे जानकारों के पीछे और आपकी फैन फॉलोइंग और बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में CDSL जैसा कैश स्टॉक, बताइए क्या व्यूज हैं इस पर? गुड आफ्टरनून अशरद जी। देखिए, हमारे वजह से इतना नहीं होगा, लेकिन जो आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, इतनी अच्छी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो अच्छा आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो जो है वो बड़ा इम्पैक्ट होता है। हम तो एक नॉर्मल लाइक लीफ रहते हैं। रही बात CDSL की, तो मैं कहूँगा कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ 31 मई 2022 इसका जो हाई बना था कैंडल का, उसको इसने अभी आज जाके जो है उसने क्रॉस किया है। तो कहने का मतलब यह है कि काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन फेज के बाद में 3 महीने के 2 से 2.5 महीने का कंसोलिडेशन था और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल रहा है। अब अगर 3 या 4 दिन का आप देखेंगे डेटा, तो एक अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने मिल रही है। 20 SMA के ऊपर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ अब यहाँ पे एक्शन जो है वो शुरू हुआ है और CDSL में आपको और अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। और जो इमीडिएट हर्डल आपको आएंगे
वो तकरीबन आपको 1420-25 कहेंगे। तो यहाँ से 100 से 125 पॉइंट की अपसाइड आपको CDSL में देखने मिल सकती है। इसके सिस्टर कंसर्न अगर आप देखें सिमिलर स्पेस में BSE, जो मेरा पिक भी रहेगा ट्रेडिंग के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे BSE और CDSL दोनों में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। एसएल जैसे काउंटर्स पर नजर रखिए। ये जो डेटा डीमैट अकाउंट के बढ़ता डेटा हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। और ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आज एंजल वन देखिए, स्टॉक 3.5% ऊपर है। चोला इन्वेस्टमेंट की हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन AB मनी जैसा ट्रेड देखिए, वहां पर भी करीब करीब आधे % तक के गेंस बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट इस पॉकेट में भी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स की जो काफी दिलचस्प है, जिनमें काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, और हम आपको बताएंगे यहां क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है का ये सेगमेंट एकदम एक्शन पैक्ड। हमारे साथ आज दरअसल एक खबर नहीं, वैसे 2-3 खबरें हैं। आपको दिखाई देंगे सुमित मेरे साथ स्टूडियो में, दिल्ली से लक्ष्मण रॉय और दिल्ली से दीपाली राणा भी मौजूद है। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मण जी आपसे करते हैं। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और खासतौर से इस सेगमेंट में हम आपसे जोड़ रहे हैं। बताइए क्या चल रहा है। वाकई मैं भी इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए काफ़ी उत्सुक था। कई बार सोचा लेकिन मौका मिल नहीं रहा था। खैर आपने मौका दिया, इसके धन्यवाद। और ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा IDBI बैंक को लेकर के। चूंकि IDBI बैंक में कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि कब इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, क्या शर्तें होंगी। तो अब जो छनकर बातें निकल कर आई हैं, लगभग ठोस हो चुकी हैं, और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, 4 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं IDBI बैंक के लिए, विनिवेश के लिए। पहली बात कि सरकार और LIC दोनों मिलकर के 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, 60.72% अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दूं कि सरकार और LIC दोनों मिलाकर करीब 99.6% के आसपास हिस्सेदारी है। अब आप पूछें कि सरकार कितनी बेचेगी और IDBI कितनी बेचेगी, LIC कितनी बेचेगी, तो बता दूं कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है वो 30.48% बेच सकती है। 30.48% हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार। फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 45.48% है। LIC IDBI बैंक में अपना 30.24% हिस्सेदारी बेच सकती है, और फिलहाल LIC की हिस्सेदारी जो है 49.24% है। तो ये रही बात कितनी हिस्सेदारी बेची जाएगी। लेकिन शर्तें भी इस बार बैंक में काफी अनूठी रहने वाली है। पहली शर्त तो ये रह सकती है कि पहले बता दूं कि हिस्सेदारी बेचने के बाद सरकार और LIC दोनों पब्लिक शेयर होल्डर की भूमिका में रह सकते हैं। अब रही बात कि बोली लगाने वालों के लिए सरकार कंसोर्शियम में बोली लगाने की छूट दे सकती है, यानी 2-3-4 लोग मिल करके बोली लगाएं, इस बात का छूट उसमें मिल सकता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में। दूसरा कि IDBI बैंक के खरीदार को कुछ शर्तों के साथ ये कहा जा सकता है कि आगे चल के तय समय से यहां बाद आप अपनी कंपनी के साथ इसको मर्ज कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, यानी खरीदार अगर सेम सेगमेंट का है, मर्ज करना चाहता है अपनी कंपनी से, तो उसकी छूट दी जाएगी। तीसरी चीज की कॉर्पोरेट हाउस या फिर कॉर्पोरेट हाउस किसी NBFC को प्रमोट कर रहा है, तो इन दोनों को शायद बोली लगाने की छूट ना दी जाए। और आखिरी बात कि फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की शर्त सर्टिफिकेट लेना RBI से आपको जरूरी होगा, तभी आप इसके सक्सेसफुल बिडर हो सकते हैं। ओके, तो फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट RBI की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रमोटर वाली NBFC को बोली में हिस्सा लेने से मना किया जा सकता है। तो देखना होगा फिर आगे कौन से दावेदार आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दरअसल ये गाड़ी आगे तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस पर टेक्निकली एक बार स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जैसे जैसे लक्ष्मण और डिटेल दे रहे थे, करीब 1% तक का मूव आने लगा था। गाबा साहब, IDBI बैंक चार्टिकली आप देखेंगे, फिर मैं मयूरेश से भी पूछूंगी इस नई डेवलपमेंट पर उनकी टिप्पणी क्या है। IDBI बैंक का जो चार्ट है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि लोअर लेवल्स पे करीब 35 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर एक अपमूव तो मिला था, अब जो है रेस्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि नीचे तो आया है लेकिन ऊपर जाने के लिए इतना, ये 46 जब पार कर लेगा तो 55-60 का ये जोन है, वहां तक जा सकता है। तो अपमूव ऑन है IDBI बैंक में। यहाँ पर जब भी कोई मौका मिले खरीदने का, डिप्स का, खरीदना चाहिए, क्योंकि 40 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है IDBI बैंक पर। ये लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा लक्ष्मण, ये जो कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट हाउस प्रमोटर वाले प्रमोटेड NBFC को पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है, यानी कि वही कॉर्पोरेट शायद हिस्सा लेंगे जिनका कोई बैंक या फाइनेंस लाइसेंस नहीं है, क्या ये समझ पर लार्ज कॉर्पोरेट्स में तो सबका है।
नहीं, दरअसल यहाँ पे जिनके पास बैंक लाइसेंस है उनकी बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको, जो बीच में मुद्दा एक उठा था, आरबीआई ने अपने कंसल्टेशन पेपर में मुद्दा उठाया था क्या कॉर्पोरेट हाउसेस को बैंक लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि उसमें ये अटकलें चली जा रही थी कि शायद उस शर्त को यहाँ पे ढील दी जाए आईडीबीआई बैंक के मामले में, लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ कर दिया है, किया नहीं है कह दूं पहले, अभी सूत्रों से जानकारी मिली है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक शायद कॉर्पोरेट हाउस को इसकी छूट ना दी जाए कि आप यहाँ सीधे तौर पर आकर के हिस्सा बोली में हिस्सा लगाएं। और एनबीएफसी अगर जिनका प्रोमोटर कॉर्पोरेट हाउस है, शायद उन एनबीएफसी को भी यहाँ पे रोकने की बात की जा सकती है। हालांकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं आया है, बहुत जल्द चंद हफ्तों में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होने वाला है, तब जाके सारा कुछ बिल्कुल औपचारिक होगा। ये क्लैरिटी की जरूरत थी। मयूरेश, इसके मायने क्या होंगे फिर? क्या आपको लग रहा है अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा इसको? इट ऑल डिपेंड्स अर्शिता जी, क्योंकि आई थिंक काफी टू एंड फ्रो हो रहा है, बट एक चीज माननी पड़ेगी कि आई थिंक जो नतीजे में देख रहा था पिछले 5-6 तिमाहियों में, नतीजों में एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप जीएनपीएस की बात करें एज एन एग्जांपल, आई थिंक अपग्रेड्स और रिकवरीज के कारण जीएनपीएस हैव कम बिलो 19%। एसएमई पूल की बात करें तो दैट इज अराउंड 3-3.5, स्लिपेजेस का रेशियो 2.5% के आसपास है। तो अगर बाकी के बैंकों के साथ आप तुलना करें तो येस, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। देयर आर नो डाउट इंप्रूविंग ओवर द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, जिससे मार्जिन्स, फंडिंग कॉस्ट, निम्स, इस पे प्रभाव आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक डेफिनेटिव आई थिंक एक स्टेप होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमेशा अगर टू एंड फ्रो होगा तो शायद ये स्टॉक सिर्फ रिएक्ट करता है एंड देन इट फिसल्स आउट। तो अगर डेफिनेट मूव आया तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी इंटरेस्ट आएगी, बट फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आर वीकर कंपेयर टू द रेस्ट, इसलिए आई थिंक इसमें मैं ट्रेडिंग मूव्स ही मानता हूँ अभी भी। आई थिंक फंडामेंटल्स अभी भी काफी वीक आएगी। चलिए, ये था आईडीबीआई पर, आप देखें क्या चल रहा है, और यहीं से अब एक दूसरे स्पेस पे चलते हैं। और देखिए वो चल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रहा है तो चक्का चल रहा है, और चक्का चल रहा है तो टायर चल रहे हैं। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 2018, 19, 20, 21, 22 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट सीएट, मैं आपकी स्क्रीन पे सीएट रखता हूं, और सीएट को आप पिछले 4 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे ड्रॉ करके देखिएगा। 900 रुपए का ये स्टॉक मात्र आप मिड जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से आप देखें तो सितंबर के इन कुछ सेशंस में लगभग 500 रुपए भागा है। शानदार मूव है। चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, इनफैक्ट एक तो बताइए कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ रबर प्राइसेस किस डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है? आई मीन क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑटो कंपनी की तरफ से जो स्ट्रांग डिमांड है वो बनी हुई है, और वही इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है पूरी की पूरी? टायर स्टॉक्स टॉप स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, और इसीलिए अपोलो टायर्स हो या फिर सीएट, ये फ्रेश 52 वीक हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। जेके टायर भी अपने 52 वीक हाइस के नजदीक ही है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं, और देखिए इंटरेस्टिंग है इन स्टॉक्स का मूव। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे पिछले 1 हफ्ते या पिछले 1 महीने के दौरान, तो क्या वो तमाम ट्रिगर्स हैं जो इस तेजी को फ्यूल कर रहे हैं? तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो ऑटो डिमांड तेजी से लौटी है वो सपोर्ट कर रही है इन स्टॉक्स को, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो एक खास बात देखने वाली है। सिर्फ इंप्रूवमेंट आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही नहीं देखी है, बल्कि 2 व्हीलर्स हो या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स हो, वहां भी ग्रोथ काफी तेजी से आगे आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सप्लाई कंसर्न्स थे वो अब एज आउट होते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई हैं वो भी ये इंडिकेट कर रही है कि डिमांड यहां से फर्दर इंप्रूव होगी और ऑटो सेक्टर का मोमेंटम बना रहेगा। फॉर इंस्टेंस अगर टायर्स की प्रिसाइसली बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है कि जो टायर टनेज है फ्रॉम ओईएम्स वो अगले 4 से 5 सालों में 11% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रजिस्टर कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों के दौरान जो टायर स्टॉक्स है उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। कई सारे फैक्टर्स थे, बढ़ते कच्चे तेल की कीमतें, बढ़ते रबर प्राइसेस। 2 साल पहले जो नेचुरल रबर का भाव होता था वो 130 रुपए प्रति किलो होता था। दिसंबर 2021 में ये भाव लगभग 200 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया था। अब हमने उस पीक से जो प्राइसेस हैं वो
ऑलमोस्ट 17-18% नीचे आते हुए देखे। 160-170 के रेंज में ये कारोबार कर रहा है। लेकिन कंपनियों ने इस बढ़ती कीमतों को ऑफसेट करने के लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी प्राइस हाइक किया था और इस फिस्कल में भी ऑलमोस्ट 6 से 7% का प्राइस हाइक ऑलरेडी कंपनियां कर चुकी हैं। तो ऑलरेडी एक तरफ प्राइस हाइक, दूसरी तरफ अब कमोडिटी प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रूड हो या फिर नेचुरल गैस हो, दोनों ही 70% जो इनपुट कॉस्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं टायर्स के लिए। कच्चा तेल भी अपने हायर लेवल से 20% के आसपास नीचे आ चुका है, तो ये एक सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये कि कंपनियां भी जो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी इन्हांस कर रही हैं, नए लॉन्चेस कर रही हैं, नए टायर्स लेकर आ रही हैं जिसमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है। हाल ही में अपोलो टायर्स ने भी ब्रिडिस्टन ब्रांड इंडिया में लॉन्च की थी 2021 में। आपको बता दें 13 और 14 सितंबर को वापस से अपोलो टायर्स बेंगलुरु में न्यू रेंज ऑफ टायर्स लॉन्च कर रहा है। तो जेके टायर हो, सीएट हो या फिर अपोलो टायर्स हो, ये नए लॉन्चेस पर भी फोकस कर रहे हैं इंक्रीजिंग डिमांड को देखते हुए। तो 3 फैक्टर्स अगर वापस से बताएं आपको, एक तरफ कमोडिटी प्रेशर एज आउट हो रहा है, दूसरी तरफ डिमांड काफी स्ट्रांग दिख रही है, और तीसरी तरफ कंपनियां नई रेंज ऑफ टायर्स भी लेकर आ रही हैं इंक्रीज्ड डिमांड को लेकर। तो यही फैक्टर्स हैं जो फ्यूल कर रहे हैं इस तेजी को। चलिए, तो अगर आप देखें ये टायर स्पेस पे ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं, और इसमें कोई राय नहीं है। अगर मैं इस दीपाली द्वारा सभी फैक्टर्स जो मेंशन किए हैं उसके बाद अगर जाके टॉप कॉल किसी से भी विशेषज्ञ की पूछूं तो वो शायद अपोलो टायर्स ही होगी। श्रीकांत चौहान हमारे साथ कोटक सिक्योरिटी से हैं। श्रीकांत, अब देखिए आपके साथ हम बात करते हुए, इट्स अ टिपिकल आई थिंक 2 ईयर फ्लैग ब्रेकआउट ऑन अपोलो टायर्स। आपने भी दीपाली को सुना भी, अपोलो टायर्स पे आपका टेक 270 यानी इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर इस स्टॉक का। आपकी अप्रोच अपोलो टायर्स पे और व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। बिल्कुल, देखिए अगर अपोलो टायर्स की बात करें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि काफी बड़े बड़े बोरिंग कंसोलिडेशन के बाद इसने एक बड़ा ब्रेकआउट किया है। यानी इनफैक्ट मैंने कई बार इसमें 2021 से लेकर 2022 के बीच में कई बार मैंने रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन कई बार इसने उसको फेल करते हुए स्टॉक गिरा ही था। लेकिन अभी इवेंचुअली इस स्टॉक ने जो इस बार रैली पकड़ी है 160 से लेकर 270 तक, वो काबिल तारीफ है, और इसने प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है वीकली मंथली बेसिस पे। तो हमें लगता है कि ये नो डाउट काफी एक बड़े तेजी में कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ हमने देखा है कि इस बार की जो तेजी है वो कम्प्लीटली कमर्शियल व्हीकल से ड्रिवन है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी यहाँ से परफॉर्म करेगा, और कम से कम 310 से लेकर हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 350 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी बड़ी अपसाइड समझ में आ रही है, और हमें लगता है कि कोई भी डीप अगर यहाँ से आता है तो बिल्कुल इसे खरीद के चले। वेरी शॉर्ट टर्म में भी अगर लेना है तो भी खरीद के चले, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है वो काफी नियर बाय का है, 258 का, यानी कि आज के गैप अप ओपनिंग का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट्स रखें यहाँ पे सबसे पहले 300 से लेकर 310 के। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड जहां पर एक तगड़ी तेजी बनती हुई 310 के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली अपोलो में दिख रही है। चलिए अब सुमित को जोड़ते हैं जो बताएंगे आपको क्या चल रहा है। सुमित, और क्या चल रहा है? इतना कुछ तो चल गया वैसे। खैर, मैंने जो कंपनी चुनी है आज क्या चल रहा है वो है एनटीपीसी। वैसे भी चल रहा है शेयर अपने साल के नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। देखिए एनटीपीसी के पहले तो वो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कैसा एनटीपीसी ने परफॉर्म किया। पिछले 1 महीने में 8%, 3 महीने में 9%, करीब 3 महीने में ये 6 महीने में 29% और 1 साल के अंदर 35%। तो ये पिछले कुछ समय की परफॉर्मेंस है एनटीपीसी की। एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दूसरा हिस्सा आपकी स्क्रीन पर आएगा। एनटीपीसी की जो कैपेसिटी है वो करीब 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। इस देश की कुल कैपेसिटी का, भारत की कुल कैपेसिटी का जो 20% हिस्सा है वो अकेला एनटीपीसी लेके आता है। तो इसकी 70,000 की जो कैपेसिटी वाली प्लेट लेकर है डॉक्टर साहब, उसमें 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी है खाली एनटीपीसी की। इस कैपेसिटी के अलावा बाकी अगर पावर कंपनीज को देखेंगे उसमें आती है टाटा पावर, अदानी पावर सेकंड नंबर पे करीब 17,000 मेगावाट की कैपेसिटी, टाटा पावर करीब 13,500 मेगावाट की कैपेसिटी। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी और टोरेंट पावर, ये 5 पावर प्रोड्यूसर्स टॉप जिनका नाम यहाँ पे शुमार। और आप अंतर देख सकते हैं कि पहले बाकी 4 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो उससे ज़्यादा भी एनटीपीसी अकेला खड़ा हुआ है। तो इस तरह की मासिव कैपेसिटी है।
चल क्यों रहा है। कुछ पॉइंटर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला, उन्होंने इनको झबुआ प्लांट जो है वो मिला है, जिनसे इनकी कैपेसिटी में 700 मेगावाट के आसपास एक नया एडिशन इनके प्लांट में होता हुआ दिखाई पड़ा, तो वो इनकी नई कैपेसिटीज को फर्दर ऐड हुआ है। 925 करोड़ रुपए में एनसीएलटी में गई हुई डील थी जो कि इनको मिला है, तो 600 मेगावाट यहाँ से मिल गया, तो इसके मतलब 70,000 मेगावाट के आसपास ही कैपेसिटी पहुँच गई। इसके अलावा 2-3 और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, एक जो एनटीपीसी के पास कैप्टिव कोल माइन है उसका प्रोडक्शन करीब 62% बढ़ा है और कोल के प्राइसेस भी तेजी में है, तो रियलाइजेशन इनके लिए बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के साथ एक और अहम ट्रिगर ये भी है कि ये क्लीन एनर्जी यूनिट के अंदर 26% हिस्सा बेचने की बातचीत कर रहे हैं, ऐसी बाजार में बज़ भी है। और यहाँ पर ब्रूकफील्ड और साथ साथ कुछ और बड़े नाम जो है वो इस ग्रीन एनर्जी के अंदर शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, ऐसी बाजार के अंदर बज़ बनी हुई है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन के सामने आ रही है। एनटीपीसी ने करीब 21 से 22% की जो जनरेशन में ग्रोथ है वो FY23 में अब तक अचीव भी कर ली है, तो इस तरह की ग्रोथ कंपनी Q1 के अंदर ऑलरेडी अचीव कर रहा है। तो ये तो कुछ फंडामेंटल ट्रिगर है जो कि स्टॉक को अभी चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपके सामने आएंगे एनटीपीसी को लेकर, जहां पर एनटीपीसी की टोटल कैपेसिटी है 70,000 मेगावाट की, उसके सामने 70,000 मेगावाट की कैपेसिटी का साइज कितना हुआ, आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस दुनिया की 146 देशों की कैपेसिटी से ज़्यादा सिर्फ एनटीपीसी कैपेसिटी है। और उनके अलावा कुछ और अगर बड़े प्रोमिनेंट देशों की बात करें जो हमारे पड़ोस में है, तो बांग्लादेश की कैपेसिटी 25,000 मेगावाट, पाकिस्तानी कैपेसिटी 40,000 मेगावाट और श्रीलंका की कैपेसिटी 40,000 मेगावाट। तो श्रीलंका और बांग्लादेश को मिला दूंगा तो अकेले एनटीपीसी बनेगा। तो इस तरह का मासिव कैपेसिटी वाली कंपनी और उसमें नई कैपेसिटी एडिशन और ग्रोथ के साथ आप देख रहे हैं स्टॉक की चाल किस तरह से चल रही है। ये तो चला है, स्टॉक भरपूर तेजी देखने को मिली है, इसमें करीब 2% का उछाल। शुक्रिया सुमित, लक्ष्मण और दीपाली इन सभी अपडेट्स के लिए। वेरी क्विकली एनटीपीसी पर मानस आपकी राय? एनटीपीसी पे राय बिल्कुल पॉजिटिव है और मैंने पहले ही मेंशन किया कि जितने पावर स्टॉक्स हैं वहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और उन्हीं में से एक एनटीपीसी है जहां पर 166 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि 172 रुपए 50 पैसे तक किस तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो अभी भी लेट नहीं हुआ, अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 172 रुपए 50 पैसे की टारगेट सेट करिए। एनटीपीसी वगैरह देखें आपने यहाँ पे एक राय दी और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग और इनफैक्ट पावर स्पेस पूरा का पूरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी वाइब्रेंट है। इस बीच मेरे ख्याल से हमारे साथ एक और ख़ास विशेषज्ञ बिग मार्केट वॉइसेस में आज श्री अभय अग्रवाल जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। और लास्ट टाइम उनसे डिस्कशन याद रखिएगा कमोडिटीज़ पे भी हमने किया था, अर्निंग्स पे भी किया था, अर्निंग्स सीजन कैसा लगा उस पर भी हुआ था। अभय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। बड़ा अच्छा हमारे साथ आपका एक लास्ट इंटरेक्शन हुआ था और उस वक्त का अगर आप देखें जो मुद्दा था वो ये था कि एग्जैक्टली यूएस मार्केट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट आज की तारीख में एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है सर। अगर आप लास्ट 10 दिन की 20 दिन की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें, यूएस मार्केट कहाँ अगर आप देखें आपके जून और अगस्त के बेसिस को छू रहा है और हम इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। इस डाइवर्जेंस को आप कैसे प्ले कर रहे हैं? आपको लगता है कि देर सवेर हम भी अगर आप देखें नीचे की ट्रैजेक्टरीज की तरफ जाएंगे या फिर जिस प्रकार से लिक्विडिटी चेज कर रही है इंडियन मार्केट्स को वो हाई साइड में मार्केट्स को सस्टेन करने में मदद करेगी? जी देखिए वीरेंद्र जी, मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैंने यही राय दी थी अपनी कि जो हम देख रहे हैं लिक्विडिटी 9 महीने की कंटिन्यूस सेल के बाद फाइनली एफपीआईज का फ्लो का रिवर्सल हुआ है। और ये मैंने तब भी कहा था कि जो एफपीआईज का जो फ्लो रिवर्सल होता है वो हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के लिए नहीं होता है। जब ये फ्लोज आते हैं या जाते हैं तो ये लंबे समय के लिए जाते हैं क्योंकि ये टैक्टिकल कॉल्स होती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की। तो अब जो ये फ्लो आना शुरू हुआ है ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 3-4 महीने तक ये फ्लो कंटिन्यूसली मंथली लेवल पे पॉजिटिव रहेगा, डेली लेवल पे ऑब्वियसली कभी नेगेटिव रहेगा कभी पॉजिटिव रहेगा,
पर इसकी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव की तरफ है। और इस समय ऐसा भी लग रहा है कि जो इंडियन मार्केट है और जो इमर्जिंग मार्केट भी है थोड़े वो डीकपल हो रहे हैं यूएस के, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये भी लग रहा है कि ये काफी प्रॉब्लम जो यूएस की है, यूरोप की है, वो लोकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, इंडिया में एनर्जी क्राइसिस नहीं है। ये तो आप अभी पावर स्टॉक्स कवर कर रहे थे, हम देख रहे हैं पावर स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, पावर की सप्लाई में कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से जो इंडिया के जो ग्रोथ पे फोकस आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो अच्छा है और ये काफी लंबे समय तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और सिर्फ ये कहना बड़ा सिंपलिस्टिकली कि यूएस मार्केट डाउन हो गया तो इंडियन मार्केट भी फॉलो करेगा, ये लॉजिक मुझे नहीं लगता कि अब अगले 4-5 महीने तक होल्ड करेगा। अब ये डीकपल हो चुके हैं मार्केट, इंडियन मार्केट है वो अपनी अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी पे उसका वैल्यूएशन चलेगा, उसका मार्केट लेवल चलेगा, और जब फ्लोज आएंगे डोमेस्टिक और एफपीआई फ्लोज दोनों साथ में आएंगे तो मार्केट नॉट ओनली स्टेबलाइज रहेगा बट यहाँ से ऊपर भी चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके तो ये अगर आप देखें डाइवर्जेंस आ गया है और आई थिंक ये डीकपलिंग जो है वो भी सस्टेन करेगी आपके मुताबिक। अच्छा सर ये बताऊं, मैं इस वक्त बीते 2-3 महीने में जिसने कॉन्फिडेंस काफ़ी शो किया है एंड स्पेशली आफ्टर क्वार्टरली अर्निंग्स, इस बार अगर आप पीएसयू बैंक के नंबर्स को देखें तो कोर नंबर्स अच्छे थे। हाँ आई थिंक जो रेट साइकिल रिवर्स हुई, जो यू टर्न हुआ और बहुत शार्प यू टर्न हुआ, उससे ट्रेजरी लॉसेस ने थोड़ा सा अगर आप देखें इम्पैक्ट डाला, बट कोर बिजनेस एनपीएस की फिगर, ग्रॉस एनपीएस की फिगर काफ़ी इंप्रेसिव रही है। एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स लेके आइएगा। अभी कुछ देर पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सितंबर 2019 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर को थर्ड टाइम वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स और इंडेक्सर यहाँ से अभी आपको और बड़ी तेजी के लिए कितने पॉइंट्स लगते हैं? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी कितना दमखम बाकी है सर इनमें? देखिए सरकार का पूरा जोर है इस बात पे कि ये जो पीएसयू बैंक्स को है इनको क्लीन अप किया जाए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और बैलेंस शीट इंप्रूव की जाए, कंसोलिडेट करके छोटे बैंक्स को बड़ा बैंक बना दिया जाए। तो और ये बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं उसके मुकाबले काफी सस्ते हैं। आप वैल्यूएशन पे देखेंगे तो इनका जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है अभी भी काफी दबा हुआ है। इन्वेस्टर्स को एक डर हमेशा से पीएसयू बैंक्स में ये रहा है कि जो इनकी अर्निंग्स हैं वो स्टेडीली ग्रो नहीं करती हैं। एक क्वार्टर अच्छा आएगा, फिर अगला क्वार्टर बहुत खराब आ जाएगा क्योंकि बड़े एनपीएस आ गए, फिर एक क्वार्टर अच्छा आएगा, फिर 2 क्वार्टर खराब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से वैल्यूएशन मल्टीपल जो था वो काफी सालों से दबा हुआ था इनका। तो मुझे लगता है कि अब ये इन्वेस्टर्स को, एक तो जो वैल्यू बायर्स हैं उनको ये स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है पीएसयू बैंक्स का, क्योंकि ये काफी सस्ते में ट्रेड होते हैं ये बैंक्स। दूसरा एक जो रिकवरी प्ले है वो भी अच्छा रिकवरी प्ले है। तो मुझे लगता है अगर इस क्वार्टर में, जिस करंट क्वार्टर में हम हैं, इन पीएसयू बैंक्स ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई पिछले क्वार्टर के बाद, तो 2 क्वार्टर का पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी काफी रिटर्न की संभावना अगले 12 महीनों में है पीएसयू बैंक्स एज अ बास्केट से। ओके सर, आपसे भी अभय जी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन बीच में 2 स्टॉक्स पे बात करनी है, उन पर पहले बात कर लेते हैं। चौका के अंतर्गत चार्ट का चमत्कार गौरव बिस्सा जी के सौजन्य से आएगा। बताइए गौरव जी, मार्केट में टर्बुलेंस है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी है इस रेंज में और निफ्टी आप देखें फिर 17,652 पे, बट स्टिल आप क्या पिक कर रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? चार्ट का चमत्कार आपका। विवेक जी, मैं लॉन्ग साइड में ही रखूंगा या बाई साइड में ही देखने चेष्टा रखूंगा। यहाँ पे अगर आप जो स्टॉक में लेके आए हैं वो है टाटा पावर। जैसे आप अभी एनटीपीसी की भी चर्चा कर रहे थे, जो स्पेस है, चाहे आप टाटा पावर लीजिए, चाहे पावर ग्रिड लीजिए, आरएससी, यहाँ पे अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे तो स्टेबिलिटी काफ़ी रही है। पार्टिसिपेशन हाँ यहाँ पे थोड़ा भी रुका है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुशनिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा रहा है। आज अगर आप टाटा पावर का देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हमको देखने मिल रहे हैं और एक फॉलोअप बाइंग हमको देखने मिल रही है आवली चार्ट्स के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगा। मैं जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 235 का होगा। ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 260 से 262 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में टाटा पावर जो है ये काफी अच्छा एक अल्फा जनरेट आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। टाटा पावर आज अगर आप देखें हमारे सभी विशेषज्ञों की पसंद है
सुबह, उसके बाद दोपहर में, और इस कार्यक्रम में आई थिंक 3 बार डिस्कस हो चुके टाटा पावर एट 246.35 5 सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे टाटा पावर ट्रेड करता है। एक काम करते हैं, यहीं पर मयूरेश जी से बात भी करते हैं और उनका मिड कैप फंडा आज का क्या है उस पर बातचीत करते हैं। मयूरेश जी बताइए, क्या पिक किया है आपने इस वक्त मिड कैप में? तो वीरू जी आपको पसंद आएगा क्योंकि वो हॉलिडे थीम्स के साथ ही मैं जाना चाहता हूँ। होटल्स को जुड़ी हुई ही कंपनी है महिंद्रा हॉलिडेज। तो हमें लगता है मार्केट स्पेस इंडिया विलियम ओनील की जो मेंबर एडिशंस हुए थे महिंद्रा हॉलिडेज के पिछले तिमाही में 3,800 मेंबर ऐड किए थे, जिसके वजह से इनका जो क्यूमुलेटिव मेंबर बेस है वो 2,70,000 के आसपास पहुंच चुका था। अलॉन्ग विद मेंबर एडिशन 107 से 108 रूम इन्होंने ऐड किए हैं पिछले तिमाही में, और टोटल रूम इन्वेंट्री अक्रॉस देयर रिजॉर्ट्स इज स्टैंडिंग एट अराउंड 4,615 ऑड रूम्स। जहां तक रिजॉर्ट इनकम और रेवेन्यू का सवाल रहा है, आई थिंक ऑक्यूपेंसी रिमेन्ड एट 89% इन Q1, और जैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं फॉर द सेक्टर एज अ होल, ये ऑक्यूपेंसी 90% के उस साइड पे ही रहेगी फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एज वेल, व्हिच मींस Q2 एंड Q3। बैलेंस शीट के हिसाब से जो इनकी डेट है, 0 डेट है बुक्स के ऊपर, एंड इनफैक्ट कैश पोजीशन 1170 करोड़ के आसपास है, जो एक बहुत बड़ा सहायता या योगदान देती है, बिकॉज दे रिमेन एक्सट्रीमली कैश रिच, और ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज के लिए आई थिंक हमेशा आई थिंक द कंपनी विल स्ट्राइव फॉर। जो पीबीटी यानी एबिट की ग्रोथ हम देखते हैं, वो रूम इन्वेंट्री बढ़ने के कारण, ऑक्यूपेंसी रेट्स बढ़ने के कारण, और ऑल टाइम रिजॉर्ट रेवेन्यू जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है अलॉन्ग विद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, इसका एक दिन भरपूर फायदा उठा रही है कंपनी। जैसे ट्रेंड्स लग रहे हैं और मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स के हिसाब से भी कस्टमर एडिशंस बढ़ते ही जाएंगे अगले 2 तिमाहियों में, एंड बिकॉज ऑफ रूम एडिशंस बीइंग इंक्रीज्ड इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स एज वेल, इनफैक्ट ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो ROEs हैं और कैश फ्लोज हैं ये बहुत तगड़े रहने की हम उम्मीद रखते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एज अ सेक्टर वी लाइक दिस सेक्टर। महिंद्रा हॉलिडेज काफी पसंद आ रहे टाइम पे वीरू जी। हमें लगता है एक 15-16% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। आई थिंक फ्रॉम अ रिस्क और मिटिगेशन पर्सपेक्टिव, जैसे हम स्टॉप लॉस हमेशा रखते हैं, 264 का स्टॉप लॉस महिंद्रा हॉलिडेज के लिए रहेगा। इसमें दरअसल इस समय आप ढूंढ रहे हैं तेजी की तरफ, ये एक ऑप्शन तेजी वाला पसंदीदा स्टॉक मिड कैप फंडा में मयूरेश दे रहे हैं। अच्छा, इस बीच निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रिकवरी जो आई थी वो टिक नहीं पाई है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक इज डीप इन द रेड, 160 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स आ चुका है नीचे। 39,648 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर है अपने डे लो से, याद रखिएगा 39,564 डे लो था, उससे हम ज़्यादा दूर है नहीं। अब निफ्टी दूसरी तरफ 10 पॉइंट की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। हुआ क्या है, डाउ फ्यूचर्स में जो तेजी थी 200 पॉइंट प्लस की, वो अब सिमट कर रह गई है सिर्फ 133 पॉइंट की, तो वहां से प्रेशर क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है, तो वो थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी इस लिहाज से थोड़े से कूल ऑफ कर रहे हैं। अभय, आपने इनफैक्ट पहले कहा था कि हम थोड़े से डीकपल हो रहे हैं ग्लोबल प्रॉब्लम से, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी कंपनियां डीकपल हो पाएंगी? क्या ऑटो कंपनियां जो बड़े पैमाने पर ग्लोबली एक्सपोर्ट करती हैं डीकपल हो पाएंगी? क्या उनके बिजनेसेस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा US, UK, यूरोप में रिसेशन का? देखिए, ये बड़ी एक जनरल धारणा है कि अगर US मार्केट है वो रिसेशन में चला गया तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को उससे नुकसान होगा। मैं आपको ये बता सकता हूं कि उससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, बिकॉज रिसेशनरी इन्वायरमेंट में क्या होता है कि कस्टमर्स जो है वो डाउनग्रेड करते हैं, वो ढूंढते हैं सस्ते ऑप्शन। प्राइसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो ऐसे कोई भी एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से, चाइना से या कहीं से भी, जो US में हेल्प करते हैं डिफ्लेशन को इंपोर्ट करने में। डिफ्लेशन इंपोर्ट करना मतलब प्राइसिंग कम करने का, कस्टमर का प्राइसिंग कम करने का US में, उनके लिए काफी अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट हो जाता है वॉल्यूम ग्रोथ का। इस समय में क्या होता है कि आप वॉल्यूम तो बढ़ा लेते हैं, पर मार्जिन आपके थोड़े 2 क्वार्टर के लिए शायद प्रेशर में आ जाते हैं। पर जो एक आपके कस्टमर्स के साथ जो कनेक्ट हो जाते हैं, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप हो जाते हैं, जब ये देश रिसेशन से बाहर निकलता है तो उसका बहुत फायदा मिलता है। तो आई थिंक इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए US में वीकनेस होना एक एक्चुअली बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना बिजनेस वहां पे बढ़ा सके, अपना लो कॉस्ट का बेनिफिट लेके थोड़ा मार्जिन भी कम करना पड़े करें, पर वॉल्यूम बढ़ा सके, क्योंकि इसका ही फिर फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि US को थोड़ा रिसेशनरी एनवायरनमेंट में स्लो डाउन में जाने से इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
एक्सपोर्टर्स ऑन द कॉन्ट्ररी आप कह रहे हैं फायदा उठा सकते हैं इस रिसेशनरी एनवायरनमेंट का। अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और बातचीत करने के लिए मार्केट के आगे के आउटलुक पर। ईदर वेज बुलिश इस समय माहौल अभय देख रहे हैं भारतीय बाजार में, और अगर डिप मिल रहा है तो शायद एक खरीदारी का मौका ही उसे पड़े। इस बीच आप देखिए कुछ स्टॉक्स तो थोड़ी सी हरकत में आ रहे हैं। हमने कई पावर कंपनियों की बात की थी, लेकिन वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देखिए, आपका जुबलेंट फूड देखिए। जुबलेंट फूड में तो आज वो समीर खेत्रपाल ने पदभार संभाला है तो उस वजह से स्टॉक तेजी में आता हुआ दिखाई दिया। वेस्ट लाइफ में अचानक खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका पिज्जा हट वाली कंपनी में भी नजर रखेंगे तो वहां पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो ये जो QSR सेगमेंट है फिर से थोड़ा बहुत एक्टिव हो चला है। इनमें से कोई ट्रेड श्रीकांत जो आपको ठीक लग रहा है? कैश, वैसे तो छोटी कैश मार्केट वाली कंपनियां ये कैश वाले ट्रेड्स है, देवयानी हो, आपका वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, या फिर आपको अगर ज्यादा कन्विक्शन जुबलेंट में है तो वो बताइए। वैसे देखा जाए तो ये पूरे स्पेस में हर्षदा काफी अच्छा एक अट्रैक्शन बना हुआ है, और एंड ऑन एवरी डीप हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा बाइंग भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रहा है। हमें लगता है कि ये जो इतने भी स्टॉक्स है ये सब न्यू FMCG स्टॉक्स है, और यहाँ पे अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने मिल रहा है और शायद और देखने को मिलेंगे। करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो काफी सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई चुनना है तो मुझे लगता है कि सफायर फूड्स यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक 1380-1390 के रेंज के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके जो प्राइस पैटर्न डेवलप हो रहे हैं और जो वॉल्यूम्स इसमें जनरेट हो रहे हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को 1500 के लेवल्स को आने वाले दिनों में क्रॉस करते हुए नजर आएगा, और करंट लेवल से भी इसने ऑलरेडी एक हायर बॉटम बनाया है। तो करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे तकरीबन 1340 के। यहाँ से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक 1500 के लेवल्स को वापस छू सकता है। 100 की तरफ बढ़ता हुआ सफायर फूड्स दिखाई दे रहा है, वहां पर एक पोटेंशियल तेजी का मूव देखने को मिला है। अच्छा, एक बार गाबा साहब NLC पर ध्यान देंगे आप प्लीज। नेवली लिग्नाइट जो हम कहते थे 8120 के आसपास खड़ा है काउंटर, इसमें लास्ट 1.5 घंटे में काफी मूव देखने को मिला, वॉल्यूम्स काफी तगड़े रहे हैं, तो आप देखिएगा 4-4.5% भाग चुका है ये काउंटर। अब इनफैक्ट अच्छा लगता है मुझे, लोअर लेवल्स करीब 68 से NLC में एक अपमूव मिला है, अब 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से 79 का स्टॉप लगाकर चले NLC पर, पॉसिबल है कि 85-86 जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। अच्छा लगता है मुझे NLC। NLC आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8125 पे ट्रेड करता हुआ और करीब 4.5% ऊपर। खैर, यहाँ से अब विषय को बदलते हैं। डाउ फ्यूचर्स का एक इमीडिएट रिएक्शन आया था, निफ्टी रात के थोड़ा सा नीचे गया था, नाउ इट्स 17670, निफ्टी बैंक लगभग 39705। अब इस रेंज को निफ्टी ने होल्ड किया आज, और ऐसे में डीलर्स का बिलीव क्या है? आज यूएस मार्केट देखिए इंडिसेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच डीलर्स की क्या है, क्या वो चीज़ कर रहे हैं, बात करते हैं। यतिन नमस्कार, डीलर्स के रडार पे 2 स्टॉक्स कौन से यतिन इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र, देखिए 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले मेटल स्पैक में सेल। ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर जो स्टील की ड्यूटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बीच में लगाई गई थी बहुत ज़्यादा, उसको रिव्यू करें, उनको थोड़ा बहुत घटाया जाए, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से एक बार आपको मेटल स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। स्टील स्टॉक्स में डीलिंग्स का मानना है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है। सेल की स्पेसिफिकली बात करें तो डीलर्स को लगता है कि 85 से लेके 88 तक के लेवल्स आपको 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलने चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग आप देखें तो 31 लाख शेयर्स आज बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग दर्शा रहा है। सेल के अलावा दूसरा स्टॉक जो फोकस रेडार में है डीलिंग रूम्स के, वो है एक्सिस बैंक। लोअर लेवल्स पे काफ़ी सारी फंड बाइंग आपको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पोजिशनली डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद आपको 780 से लेके 800 रुपये तक के लेवल्स इस सीरीज में देखने को मिलने चाहिए, तो कहीं ना कहीं पोजिशनली एक्सिस बैंक में लोअर लेवल्स पे डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। एक्सिस बैंक आज 749 के जोन में ट्रेड करता हुआ हल्का सा बैकफुट पे आया, बट स्टिल अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ, और फंड बाइंग अच्छी है लोअर लेवल स्पेस पे। और एक्सिस बैंक से भी अगर आप देखिए ज़्यादा इंप्रेस कर देने वाली जो क्लोजिंग रही है आज, वो है सेल की। सेल 8180 पे याद रखिएगा, इट्स अ क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कुछ एवरेजेस की यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर्स विजिबल हैं वो अच्छा करते हुए।
और वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं, बट प्लेसमेंट एसएल की ज़्यादा अगर आप देखें चार्टिकली बेहतर लग रही है। खैर आज सुबह हमारी जो CNBC आवाज़ के प्रश्नों की श्रृंखला है जिसमें हम 10-20 पर एक सवाल लेते हैं और हर रोज़ बाजार से सामान्य ज्ञान से अगर आप देखें जुड़ी कुछ बातों की बात करते हैं। इस क्रम में आज सुबह सवाल नहीं दे पाए थे और आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन वो सवाल अब तैयार है और मैं आपकी स्क्रीन पर एक इमेज रखूँगा और इस इमेज को आपको पहचानना है। बड़ी इंटरेस्टिंग है और हर प्रश्न में कभी कभी आप देखें तो सिर्फ शब्द नहीं, कभी कभी इमेजेस भी काम करती हैं। ये क्या है जरा गौर से देखिएगा और ये देश के किस भाग में स्थित है और क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये और इस इमेज को अपने जहन में बिठा लीजिए और कल 10:30 पे इस प्रश्न का आपको उत्तर दिया जाएगा। ट्विटर पे आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। खैर इस इमेज को आपने आई होप देख लिया होगा। निफ्टी करीब करीब 17,661 यहाँ से काम करते हैं। BTST और STBT का क्रम शुरू करते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं पहले एक बार ये दिखाइए। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स की जो ट्रेजेक्ट्री है सुबह से काफ़ी वॉलेटाइल है। जब मैं 6:30 पे देख रहा था करीब करीब इट वाज 225, फिर नीचे आया और अब करीब करीब 155 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। थोड़ा रिस्क है आज के इन ट्रेड्स में और वॉल स्ट्रीट आज क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन विद ऑल रिस्क इन्वॉल्व अगर ट्रेड कवर करने हो कैरी करने हो कल के लिए तो क्या करने चाहिए। मानस आपका BTST कॉल, STBT कॉल, आपका मोमेंटम कॉल। मानस देखिए BTST कॉल होगा और वो सीमेंट क्षेत्र से ACC में BTST कॉल होगा क्योंकि ACC ने भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है जो 2300-2310 का रेंज था उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे ACC में खरीदारी करिए। 2300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2390 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ACC पिछले अगर आप 1 घंटे को देखें तो सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में सुपर स्विंग आया है। स्पेशली ACC, अंबुजा इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया है तो सीमेंट को कैरी करके मानस ले जा रहे हैं। आशीष बहती जी आपका कॉल। भी कॉल सीमेंट सेक्टर से ही है। रामको सीमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी अंबुजा की एक कॉल हम राइड कर रहे हैं। हमें लगता है कि रामको सीमेंट में आज जिस हिसाब से 20 डेमा से एक बाउंस बैक दिया है और पूरे सेक्टर का टेलविंड है तो ज़रूर यहाँ पे एक तेज़ी की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। 777 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 750। ओके तो रामको सीमेंट एक ट्रेड इस समय आता हुआ जो आशीष बहेती के रेडार पर है। श्रीकांत आपका BTST क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में भी अच्छी तेजी बनी है और वहां पे भी हमने काफी अच्छा अट्रैक्शन देखा है। स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील एंड पावर, इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स को भी देखते हैं तो उसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है, आई मीन टू से स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और भी हमें तेजी देखने मिलेगी और इसी के बेसिस पे हमें लगता है कि हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है जहां पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद इसमें हम वापस एक अच्छा कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। 430-431 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 425 रुपए का और टारगेट्स रखेंगे लगभग हम यहाँ पे 445 रुपए के। तो हिंडाल्को को लॉन्ग किया जा सकता है। हिंडाल्को पर नजरें आपकी 445 के लिए एक लॉन्ग का ट्रेड इस समय श्रीकांत दे रहे हैं। गौरव मिश्रा आपका ट्रेड क्या होगा? मैं मेटल स्पेस के साथ जुड़ना चाहूंगा। मैं श्रीकांत जी से सहमत हूँ कि यहाँ पे एक अच्छे ब्रेकआउट हमको आवरी चार्ट्स पे देखने मिले हैं मेटल इंडेक्स के अंदर भी। वहाँ पे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न हो रहा है जहाँ पे एक अपसाइड आती है, ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा करेक्शन आकर रिटेस्ट होकर फिर ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 428 का होगा और 445 के लक्ष्य के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। JSPL आज मेटल्स में आपका पिक करके ले जा रहे हैं और 435 पे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले यदि ने डिस्कस किया ही था, सेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जा रहा है और आप JSPL को पिक कर रहे हैं। प्रकाश सर आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जिंदल स्टील ही है, ट्रेड कर रहा है 435 पर, स्टॉप लगाना चाहिए 430 पर, टारगेट 450 के नजर आते हैं। बहुत ही बढ़िया सेटअप है जिंदल स्टील। आप भी JSPL लेके जाएंगे 435-60 पे और मेटल्स पे कन्वेक्शन बन रहा है। मेरे जी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अब बताइए आप क्या पिक करके ले जाएंगे? अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स एक पुल बैक मोड में है, सीमेंट अच्छा मूव दे रहा है,
आईटी ठंडा पड़ा हुआ है, पीएसयू बैंकिंग बास्केट में मूव है, आपका पिक? तो बिल्कुल आई थिंक हमारी जो मार्केट से इंडिया के एक स्क्रीनर है, नई आरएस लाइन का जो न्यू हाई हिट हो रहा है, एक कैश मार्केट का स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। ये मुझे लगता है अच्छा कर सकता है। आई थिंक 2-3 की वजह है। पहले तो आई थिंक कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग डीजल जनरेटर सेट्स पूरे दुनिया में। तो आई थिंक जो 2 kVA से 1500 kVA यानी छोटा सा छोटा डीजल जनरेशन सेट से लेकर बड़ा सा बड़ा ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्ल्ड लीडर्स है इसमें। सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं जो मैं ट्रांसक्रिप्ट देख रहा था, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से और नॉर्थ अमेरिका से। उसके अलावा आई थिंक जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए डीजल इंजन लगते हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट्स, पावर टिलर्स के लिए, ये सारी चीजों में आई थिंक जो लीडरशिप पोजीशन है आई थिंक ये बरकरार रहती है। फाइनेंशियल्स के हिसाब से आई थिंक नंबर्स काफी बेहतर हैं। EBITDA फ्रंट पे एटलीस्ट इन दिस क्वार्टर आई थिंक एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा है। EBITDA मार्जिन इज कम टू 11% कंपेयर्ड टू 7.6 एक वर्ष पहले, और पिछले तिमाही में 10.4 थी। तो एक सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। टॉप लाइन अच्छी खासी ग्रो हुई है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे। डेट बुक्स पे है ही नहीं, इनफैक्ट दे आर कैश रिच विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ 400 crores, और डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है। तो मेरी टीम जो इन्फॉर्म कर रही थी और जो हमारी स्क्रीनर पे दिख रहा था, आई थिंक किर्लोस्कर ऑयल इंजन से एक नया RSI बना रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम इमीडिएट शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 232.50 पे ट्रेड करता हुआ, वाकई बेहद शानदार चार्ट। और आप इसके वॉल्यूम्स को जाके स्टडी कीजिएगा 10 अगस्त के बाद, यानी लगभग 1 महीने के अंतराल में। और ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत चल चुका हो, ये लोअर लेवल से अगर आप देखें स्टॉक करीब 120 से 232 हुआ है, लेकिन इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री करीब 443 की है। और मैं अगर रिसेंट हाई ट्रेजेक्ट्री में देखूँ इट वाज 285। तो अभी भी अगर आप देखें, अगर टेक्निकली देखें तो इसमें शायद 50 रुपए का स्कोप तो रिसेंट हाई से ही बचा हुआ है। मानस एक बार एक राय देंगे आप किर्लोस्कर पे, आपका व्यू? किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? किर्लोस्कर ऑयल की बात कर रहा हूँ। 233 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही किर्लोस्कर लिखेंगे सारे किर्लोस्कर निकल के आ जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर में, आप चिंता मत करिए। 233 वाला पिक कर लीजिएगा। मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। चलिए स्किप करते हैं आई थिंक इस प्रश्न को। लेकिन बात करते करते और मयूरेश जी के मेंशन करते करते ये स्टॉक जो है वो डे हाई पे फ्लो करता हुआ इट्स नाउ 234, और मेरे कैश के स्टॉक्स की शीट में सबसे ज़्यादा तीव्रता से जो टिक आ रहे हैं वो इसी स्टॉक को लेके आ रहे हैं। JSPL फ्लाइंग आई अच्छा करता हुआ। अब देखिए करीब अब हम 11 मिनट दूर हैं क्लोजिंग से। एक बार OI की शीट्स को देखते हैं, और डाउ फ्यूचर्स 170 पॉइंट ऊपर, BTST का क्रम पूरा हो चुका है। टॉप OI गेनर्स और स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवर्स कौन कौन से थे, हीट मैप पे आते हैं। सबसे बड़ा लॉन्ग बिल्डअप अपोलो टायर्स में है। आज इस दौर का नया हाई छुआ है इसने, आज 273.45 पे। SRT में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, और याद रखिएगा अंबुजा सीमेंट्स में इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग्स सुबह थे 95, यस क्लोजिंग तक आते आते काफ़ी शेड हो गए हैं। इट्स हार्डली 69। वेल अगर आप देखें जो सुबह फिगर थी 95 के आसपास, वो कम हो गई करीब 26 के क्वांटम से। शॉर्ट 93 पोर्टास, ट्रांसपोर्ट, टाटा पावर, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, अंबुजा सीमेंट्स। शॉर्ट कवर था अपोलो में, अदानी एंटरप्राइजेस में, एस्ट्रल में, भारत फौज में, SBI कार्ड्स में। और अगर 93 शॉर्ट्स थे तो आइए देखते हैं वो शॉर्ट कहाँ से आए, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग किन किन स्पेसेस में, किन किन स्टॉक्स में थी। इस क्रम में शॉर्ट बिल्डअप था गेल में, ICICI लोकबाद से थी यूनिट बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर, और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी IDFC फर्स्ट बैंक में, फेडरल, वोडाफोन आइडिया, चंबल फर्टिलाइजर्स और डेल्टा कॉर्प में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। मैं एक बार जरा फिर डेटा कुछ मतलब इन स्टॉक्स, ये तो 5 हैं, और कौन कौन से मेटल्स में याद रखिएगा काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। PSU बैंकिंग बास्केट में काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और टाटा स्टील में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। कमोडिटी स्पेस में आए तो सीमेंट और आपका मेटल, ये काफ़ी अच्छा खासा OI अपने साथ लेके जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स में M&M फाइनेंस और ऑटो बास्केट में TVS मोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। कैपिटल गुड्स में आज ABB अच्छा OI अपने साथ लेके जा रहा है, करीब 50 रुपये ऊपर रहा, अच्छा मूव यहाँ था। और पावर स्पेस में अगर आप देखें तो एक REC याद रखिएगा बहुत स्ट्रॉन्ग OI लेके जा रहा है। भारतीय एयरटेल का क्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2.5% ऊपर स्ट्रॉन्ग एडिशन। रिलायंस का अच्छा मूव है, और साथ ही साथ
एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे टायर स्पेस में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये भी अच्छा ओआई अपने साथ लेके जाता कल के सेशन के लिए। शॉर्ट कवरिंग थी अदानी एंटरप्राइजेस में, एसबीआई कार्ड्स में, एस्ट्रल में, और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आईसीआईसीआई में, बजाज फिंसर्व में, और टाटा कंज्यूमर, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और माफ कीजिएगा पीआई इंडस्ट्रीज और मदरसन सुमी नौकरी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप दिखा गया। जेएसपीएल फ्लाइंग हाई और मयूरेश जी का किर्लोस्कर करीब करीब 235 रुपए 40 पैसे के स्तर पे डे हाई पर और इस दौर के नए हाई इस क्लस्टर पे। हर्षदा। जी हाँ वीरू, एक इंटरेस्टिंग ट्रेड, भले ही इंडेक्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं, इंडेक्स हल्का सा लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में भरपूर हरकत देखने को मिली है। इनफैक्ट जाते जाते आप देखिए वो सारे स्टॉक्स जिनमें सुबह में दबाव था उनमें रिकवरी आई। मिसाल के तौर पर आपका एफएमसीजी पैक, इसकी हमने ज्यादा चर्चा नहीं की, आपको 0.5% की रिकवरी दिखाएगा नेस्ले। एचयूएल में निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई जरूर दिखाई दी है। ब्रिटानिया का काउंटर भी मामूली हरकत दिखा रहा है निचले लेवल्स पर, थोड़ा थोड़ा एक्शन इन स्टॉक्स में लौटने लगा है, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। ये आखिरी आधे घंटे में हमने देखा है कुछ एक्शन जोर पकड़ता हुआ इस पॉकेट में। लेकिन आज पूरे दिन हमने एक चीज आपने नोटिस की होगी वीरू, चीनी कंपनियों में जमकर हरकत हुई है, चाहे आपका छोटा राणा शुगर हो, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, ये सारे स्टॉक्स है जहां पर काफी तगड़े गेंस देखने को मिले। बलरामपुर तो करीब करीब 3% की तेजी पर आज टिकता हुआ दिखाई दिया है। श्रीकांत, इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय ठीक समझ रहे हैं आगे कैरी करना? तो बिल्कुल, अगर शुगर स्पेस में अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर अगर दाव लगाना है तो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी यहाँ पे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक अच्छा बाइंग अट्रैक्शन बना है और ऑसिलेटर्स में भी अच्छी खासी पोजिशनिंग हुई है। तो करंट लेवल से अगर मैं 374, 375 में अगर मैं बलरामपुर चीनी खरीदता हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा मुझे 367 के करीब का, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 400, 405 के। तो 400 रुपए के करीब जाके ये डबल बॉटम को वैलिडेट करेगा और शायद वैलिडेट कर सकता है क्योंकि ओवरऑल स्पेस में अच्छी तेजी बनी है। तो करंट लेवल से बिल्कुल एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ एक लॉन्ग ट्रेड को लिया जा सकता है। स्टॉक्स में तेजी की वजह क्या फेस्टिवल फीवर है? मयूरेश, चीनी कंपनियों में तेजी क्या फेस्टिविटीज के चलते हैं? सॉरी आई कुड नॉट हियर यू। नहीं, आई थिंक सिक्लिकल ट्रेड होता है और कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप देखते हैं जो ग्लोबल आउटपुट है वो थोड़ा कम दिख रहा है। दूसरा आई थिंक एक्सपेक्टेशन हम लोग बांध के डेफिनेटली चल सकते हैं कि आई थिंक प्राइस डायनामिक्स जैसे फेवर में है चीनी कंपनियों के। आई थिंक जो स्पेसिफिकली एथनॉल ब्लेंडिंग हो रही है और जो नई कैपेसिटीज काफी कंपनीज की ऑन स्ट्रीम हो रहे हैं, काफी कुछ नंबर्स में जो इजाफा दिखेगा विद न्यू कैपेसिटीज कमिंग ऑन स्ट्रीम, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन लाएंगे अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव में। और तीसरा आई थिंक अगर आप रॉ शुगर का भाव भी देखें बिकॉज ऑफ ग्लोबल डायनामिक्स जो लंदन एक्सचेंज पे सेंट्स में गिना जाता है, आई थिंक वहां पे भी एक अच्छा खासा इजाफा देख सकता है क्योंकि ब्राजील में काफी आउटपुट एथनॉल की तरफ डाइवर्ट हो रही है एंड द क्रॉप हैज नॉट बीन ग्रेट ओवरऑल। जो आज की कैरी ओवर इन्वेंट्री भी है ये शुगर सीजन की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और हम डिमांड जो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, कैरी ओवर इन्वेंट्री फॉर नेक्स्ट शुगर सीजन सिग्निफिकेंटली लोअर होने की उम्मीद है, इवन विद मार्जिनल एक्सपोर्ट्स दैट आर स्टिल अलाउड बाय द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक काफी ट्रिगर्स हैं जो आई थिंक टेलविंड्स बने हुए हैं शुगर सेक्टर के लिए और बने रहेंगे अगले कुछ तिमाहियों के। चीनी कंपनियों में दरअसल अब थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ आज चार्ट के लिए। अच्छा, एक स्टॉक जो अचानक भागा है इन द लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड, हमने करीब 5% तक की तेजी इसमें आते देखी। फिन्योटेक्स केमिकल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। केमिकल स्टॉक्स की चर्चा वैसे भी हमारे सहयोगी वीरू कर ही रहे थे। वीरू, आपकी नजरें इनफैक्ट SRF इन द लाइक्स, PI इंडस्ट्रीज इन द लाइक्स पर थी। फिन्योटेक्स एक स्टॉक है जिसमें काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है। आशीष बहेती, क्या आप इसे मैप कर पाएंगे अपने चार्ट्स पर? 367 के आसपास आ चुका है, 8% का मूव, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है ये। मैम मेरे को नहीं मिल पा रहा है ये शायद चार्ट पे। FINEOTEX नहीं मिल पा रहा। गावा साहब, एनी लक? मैंने 10 रुपए में लिया था, जब 20 रुपए लिया था जब इसका दाम 10 रुपए था। अब तो 1 रुपए का स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है, मेरे पास नहीं है लेकिन इट्स अ गुड स्टॉक। नहीं गावा साहब, पता नहीं किस फिन्योटेक्स, FINEOTEX, ये 365 पर है। इसका स्क्रिप्ट कोड है 533333।
बहुत पहले मैंने लिया था इस स्टॉक को जब इसका दाम 10 रुपए में था, 10 रुपए का वैल्यू था। अब इसका दाम 365 रुपीज है। बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है, वेरी गुड। ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, आई हैड इट वंस अपॉन अ टाइम, विद अ ब्यूटीफुल स्टॉक। अब भी इसमें आपको मिलेगा 340 का एक स्टॉप लगाकर चले तो पॉसिबल है कि मोमेंटम इतना तेज है कि करीब 375 380 भी देखने को मिल सकता है। फिनोटेक केमिकल 533333 मुझे पक्का याद है। मेरे को तो मैंने तो इसके 10 रुपए वाले दिन देखे ही नहीं, तो पता नहीं, लेकिन स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला है। सीमेंट कंपनियों में भी मोमेंटम लौटता हुआ आप देखिएगा। अंबुजा पर एक कॉल भी आया था आशीष भैती की ओर से सुबह में। अंबुजा हो, एसीसी हो, ग्रासिम हो, ये कुछ काउंटर्स है जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। वीरू, इंडेक्स पर ज्यादा कुछ हरकत नहीं, लेकिन इंटरनल्स देखेंगे तो काफी कुछ मिला है ट्रेड के लिए। जी हाँ, देखिए हर्षदा, दो चीज़ है। मैं कमोडिटी स्पेस में मेटल्स और सीमेंट का कलेक्टिवली चलना आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, और मेरे ख्याल से कल इन दोनों ही स्पेसेस पे नज़र रहेगी। इंडस्ट्रीज में कहूँगा हर्षदा, आई थिंक वो जो यूएस की आज की एक विलंब के बाद जो ओपनिंग होनी है उससे थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आ गए। अदरवाइज कंसिडरिंग रिलायंस प्राइस परफॉर्मेंस, एसबीआई, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, शायद ये एक बहुत दुरुस्त दिन था इस ट्रेजेक्ट्री को पार करने के लिए, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ PSU बैंकिंग इंडेक्स, ये शायद एक अच्छा दिन था। बट खैर, आई मीन ग्लोबल मार्केट्स को और उसके आई थिंक एजेस को देखते हुए इंडियन मार्केट्स ने थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया। आज ICICI बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में स्लिप करने की कोशिश की, SBI ने कोशिश करी, रिलायंस 2600 के ऊपर था, कोटक महिंद्रा बैंक सुबह काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देके गया था, केमिकल बास्केट में मूव थे, पर धीरे धीरे अगर आप देखें बैकफुट पे आ गए। खैर, इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए स्टिल इट्स ए गुड, आई मीन कोई खास अगर आप देखें मायूसी नहीं है इस क्लोजिंग से, लेकिन एक अच्छा दिन हो सकता था। चलते हैं इस क्लोजिंग को वॉल पे समझने के लिए हर्षदा के पास। हर्षदा, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, अच्छा दिन हो सकता था लेकिन ऊपरी लेवल्स पर टिके नहीं। इधर वे 17,642 के आसपास, 43,44 के आसपास निफ्टी जाकर टिक रहा है, करीब 22 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक पर दबाव ज्यादा है, 168 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है, 39,628 के लेवल्स देखने को मिले। अब देखिएगा टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आज फिर करीब 100 अंकों तक का प्रेशर देखने को मिला था। एक एक करके सेक्टोरली स्थिति आपके लिए लेकर आते हैं। FMCG स्टॉक्स थोड़े से लोअर साइड पर थे, वहां पर हमने देखा कुछ बिकवाली आती हुई दिखाई दी। ऑटो में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, वो साइडवेज ट्रेड था, एकदम फ्लैट ट्रेड। FMCG पर ज्यादा दबाव, 220 अंकों तक का प्रेशर देखने को मिला, लेकिन पावर कंपनियां चली, कुछ मेटल काउंटर्स चले तो वहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। अब आपके लिए लेकर आते हैं यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो जाते जाते गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या बढ़ गई चढ़ने वालों की तुलना में, तो हल्का सा स्क्यू बाद में देखने को मिला। लेकर आइएगा वो पूरा आपके लिए हीट मैप और आपको बताते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या हरकत देखने को मिली। तो FMCG कंपनियों में जो मुनाफा वसूली थी उसमें ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, HUL जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, नेस्ले जैसे स्टॉक्स थे जहां पर दबाव देखने को मिला। ऑटो साइडवेज, मारुति एकदम फ्लैट आप देख रहे हैं, M&M में ज्यादा कुछ हुआ नहीं आज के दिन, तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। इन्फोसिस जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट पूरा IT पैक आप देखेंगे आज कुछ मुनाफा वसूली की गिरफ्त में था, चाहे वो इन्फी हो, आपका TCS हो, इनमें कुछ हल्की हल्की मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी। लेकिन देखिए तेजी वाले ट्रेड्स, तो अपोलो हॉस्पिटल्स आज करीब 3% ऊपर जाकर टिका है। भारतीय में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला, खरीदारी यहां पर हुई। स्टील कंपनियों में टाटा स्टील, JSW स्टील तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। NTPC के लिए एक बहुत तगड़ा रन देखने को मिला, 2.25% का उछाल। SBI लाइफ जैसे काउंटर्स, सिप्ला जैसे काउंटर्स तेजी में, पावर ग्रिड में भी खरीदारी देखने को मिली और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक साथ रहा है तो वो 1% ऊपर। इनफैक्ट हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये 3 मेटल कंपनियां जहां पर हमने देखा खरीदारी देखने को मिली है। 2 व्हीलर्स में हीरो और आयशर थे जहां पर तेजी देखने को मिली, बाकी ऑटो कंपनियों में हमने देखा कुछ मुनाफा वसूली ही बनती दिखाई दी। तो कुल मिलाकर आज का दिन थोड़े से स्टॉक एक्शन वाला जरूर रहा है। मिड कैप्स में ज्यादा ऐसे काउंटर्स दिखे जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। 17,651 पर हम दरअसल दिन को छोड़ जा रहे हैं, 14 पॉइंट की हल्की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक 133 अंकों के नुकसान पर जाकर टिका है। चलिए फटाफट लेकर आते हैं सीधा सौदा में जो मुकाबला हुआ है आशीष और सुमित के बीच, वहां पर टॉप ट्रेड्स क्या रहे। तो आशीष ने आज देखिए एक मंदी का ट्रेड दिया था सिंजीन, जिसमें आज बड़ा ब्लॉक भी हुआ।
माना गया है कि बायोकॉन ने कुछ हिस्सा बेचा, वो मंदी में था, लेकिन एनटीपीसी, रेडिंगटन और तानला प्लेटफॉर्म्स ये तेजी वाले ट्रेड्स थे जहां पर 2 से 2.5% तक के गेन्स दिखाई दिए हैं। सुमित ने किस तरह के ट्रेड्स जोड़े, तो सुमित ने तेजी वाले ट्रेड्स और स्पेंसर रिटेल 3% ऊपर, डिलीवरी लगभग 1% ऊपर, टाटा स्टील और एनआईआईटी में भी हमने देखा 1 से 1.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तो ये रहे आज के टॉप परफॉर्मर्स ये सीधा सौदा की टीम में से। तो आज का दिन आप कह सकते हैं थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड वाला दिन था। 10 पॉइंट नीचे हम निफ्टी को छोड़ जाएंगे, निफ्टी बैंक 140 अंक नीचे। लेकिन याद रखिएगा अब नजरें रहेंगी अमेरिकी बाजारों के ट्रेड पर। डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है कि करीब 150 से 160 अंकों की बढ़त पर ट्रेड की शुरुआत होगी। एक दिन की छुट्टी के बाद दरअसल वो मार्केट्स खुलेंगे, तो उस पर सबसे बड़ा रिएक्शन कल सुबह में देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों से। वीरू और मुझे इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। Megaflex Plastics Limited launches एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले